हेलो दोस्तों, थर्ड पेपर की मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भारतीय समाज और शिक्षा को पूरा एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सभी यूनिट्स के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस वीडियो में इजीली समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर करें और लाइक वाला बटन भी दबा दें। आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी मेहनत वीडियो को बनाने में लग जाती है, आपके लिए नोट्स तैयार करने में, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक करने में, फिर वीडियो बनता है, फिर एडिट होता है, तो काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करा करिए। साथ में ही दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो तीसरा पेपर है ये भी 70 नंबर का है और मिनिमम आपको 28 नंबर पासिंग मार्क्स इसमें चाहिए होंगे, जो कि आपके इजीली इस वीडियो से आ जाने वाले हैं। कोई भी ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो बार आप इस क्लास को रिपीट करके देख लेना। कोई अगर किसी टॉपिक में दिक्कत समस्या आती है तो एक बार और आप क्लास को रिवाइज कर लेना। और कहीं पर अगर मैं थोड़ा सा स्लो बोलता हुआ नजर आता हूँ तो वीडियो की स्पीड आप बढ़ा लेना ऊपर से 1.5x पे या फिर 2x पे भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 2x स्पीड करके 1 घंटे में ही आपका पूरा पेपर यहाँ पर रिवाइज हो जाने वाला है। और आप अगर टाइम रहता है तो 2-3 बार इसको और रिवाइज कर सकते हैं और अपनी एग्जाम तैयारी अच्छी कर सकते हैं। मिनिमम आपको 28 नंबर चाहिए, पर इजीली आप 50 नंबर के आसपास तक यहाँ पर ले पाएंगे इस एक क्लास से, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट को लेकर के। फर्स्ट यूनिट का नाम है भारतीय समाज में विविधता और असमानता और भेदभाव को लेकर के। इजी यूनिट है, 15 नंबर का यूनिट है। आप ये देखिए कि निबंधात्मक प्रश्न भी यहाँ से आएगा एक, और छोटे प्रश्न भी 2 या 3 यहाँ से बनने वाले हैं। और इजी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे समाज क्या है, विविधता कहाँ कहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन, जो भेदभाव वगैरह है, असमानता वगैरह, तो वो सारी चीज़ें बेसिक है, तो वो अपन यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। भारतीय समाज में विविधता यूनिट का नाम क्या है? भारतीय समाज में विविधता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि समाज क्या है। समाज की परिभाषा से ही शुरुआत करते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज शब्द को भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अगर प्रश्न आता है समाज की परिभाषा दीजिए, तो इसी तरह से डिटेल में लिखने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा व्यवस्थित लिखने की कोशिश करनी है कि कुछ कुछ जो समाजशास्त्री रहे हैं उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। पहली परिभाषा दी गई है मैकाइवर और पेज के अनुसार। मैकाइवर और पेज के अनुसार ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि समाज रीतियों व कार्य प्रणालियों, प्रभुत्व एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों और उनके विभाजनों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों, स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। आप ये जानते हैं कि रीतियाँ अलग अलग हैं समाजों में, हर समाज की अलग रीतियाँ, अलग अलग कार्य प्रणाली है, अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं, अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग प्रभुत्व संपन्न वहाँ पर रहता है, पारस्परिक सहयोग भी करते हैं, कुछ समाज में नहीं करते, तो अलग अलग समाजों के अलग अलग है। और नियंत्रण रहता है समाज का अपने सभी लोगों पर, स्वाधीनता रहती है। तो इन सब की एक व्याख्या को अपन क्या कहेंगे? समाज कहेंगे। तो ये परिभाषा रही है मैकाइवर और पेज के अनुसार, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरी परिभाषा है गिडिक्स के अनुसार। गिडिक्स की परिभाषा भी ध्यान रखनी है। इसमें देखिए, समाज स्वयं एक संघ है, एक व्यवस्था है, एक ग्रुप आप जिसे कहें। यह एक संगठन तथा औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये बातें आपको गिडिक्स के अनुसार ध्यान रखनी है। 2 परिभाषाएं होगी महत्वपूर्ण। अब हम बात करते हैं भारत में पाई जाने वाली विविधता के बारे में। इसमें देखिए, भारत में सदियों से नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार के लोग बसते आ रहे हैं और हर जिले या गांव में इस बात का प्रभाव भी देखा जा सकता है कि अलग अलग जातियों के, अलग अलग तरह के तो वो लोग यहाँ पर हैं, तो प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ हर क्षेत्र में अनगिनत समुदाय हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा है, अपना एक धर्म है, संस्कृति है, रहन सहन है, आदि अलग अलग हैं। समुदाय के अंदर भी विविध प्रकार के परिवार और उनके बीच में अंतर होता है। हर इंसान दूसरे से अलग और अनूठा होता है, जिसकी रुचियाँ, क्षमताएं, उद्देश्य, अनुभव सब कुछ अलग अलग रहता है। यह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विविधता लिए हुए हमारा देश सही मायने में विशिष्ट है। अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग आर्थिक और सांस्कृतिक जो भी सारे दृष्टि से विविधता, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है अपने को, तो वो सारा अपने देश में है। इसके बाद में विविध प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म हैं। अलग अलग विचार हैं लोगों के, रहन सहन के तरीके अलग अलग हैं, पहनावा अलग अलग है, बोली भाषा अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, पहनावे का अंतर भी। और भारतीय समाज की विविधता में ये सारा एकता का सूचक है, हम सब मिलजुल करके रहते हैं। तो ये कुछ बातें आपको विविधता के अंतर्गत भारत में पाई जाने वाली विविधता में ध्यान रखना है। और सदियों साथ रहने के कारण लोगों की रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास पर एक दूसरे का प्रभाव भी मिलता है, एक दूसरे से मिलते जुलते होने लगे हैं काफ़ी सारे काम। यही भारत की पहचान है और भारतीय जनता का संबल भी है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की विविधता के बारे में। इसमें देखिए, राजस्थान की विविधता भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान को कई भागों में बांटा जा सकता है। भूगोलविद मरुमेलमाल के नाम से इस राज्य के 3 प्रमुख हिस्सों में फर्क करते हैं।
मरु यानी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल, मेरु यानी अरावली पर्वतमाला के हिस्से, और माल यानी पूर्वी राजस्थान के मैदानी और पठारी हिस्से। तो ये 3 हिस्से मरु, मेल, माल आपको ध्यान रखना है। इन तीनों भागों में भौगोलिक अंतर के कारण जीवन यापन के तरीकों और संभावनाओं में अंतर भी आ जाता है। इस तरह से सांस्कृतिक दृष्टि से मारवाड़, मेवाड़, वागड़, हाड़ौती, शेखावाटी, मेवात आदि अनेक जो क्षेत्र हैं इनको पहचाना जाता है, इनकी पहचान बनती है। इनमें से भाषा, खान पान, संस्कृति, सामाजिक ढांचे, रीति रिवाज में काफ़ी अंतर है। सदियों साथ रहने के कारण अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी लोगों के रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों आदि पर एक दूसरे का प्रभाव भी अपने को देखने को मिलता है। तो ये राजस्थान की विविधता होगी। और अब एक अगला टॉपिक आता है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, पूर्वाग्रह क्या होते हैं। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्वकल्पित पूर्वाग्रह, पूर्व से मतलब पहले से ग्रह, तो पर पूर्वकल्पित विचार का क्या मतलब हो गया, एक संभावना पहले से बना लेना किसी के बारे में, किसी के व्यवहार के बारे में, तो बाकी सारी चीज़ें। तो इसमें देखिए, पूर्वाग्रह का अर्थ पूर्व निर्णय होता है, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने, बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। पूर्वाग्रह ज़्यादातर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं, मतलब पहले से ही एक धारणा बना ली जाती है। जैसे कुछ विद्यार्थियों का आपके ग्रुप में भी रहता है कि इंग्लिश को कठिन मान लेते हैं, इंग्लिश के बारे में या दूसरा आपके गणित के बारे में इस तरह से एक धारणा बना लेते हैं कि वो तो कठिन है, मुझे नहीं आ पाएगी। उसको जाने बिना ही आप उसको खोल करके देखेंगे, सारे टॉपिक्स को देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, किस तरह से सारा कुछ मैनेज करना है। तो उनको देखे बिना ही आप अगर ये धारणा बना लेते हैं कि मुझे वो नहीं आएंगी, कठिन है, तो ऐसी धारणा क्या रहेगी, पूर्वकल्पित विचार रहेंगे। पूर्वाग्रह के अंतर्गत आपको इनको लेना है। और पूर्वाग्रह क्या रहता है, एक समूह के बारे में दूसरे समूह द्वारा पहले से विचार बना लेना, कोई धारणा पहले से बना लेना, सही और गलत, ये सारा चीज़ें पूर्वाग्रह में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें देखिए, शिक्षा का समाज पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। कोई भी जो कुप्रथाएं हैं उनको हम नहीं मानते हैं। कोई भी प्रथा वगैरह कुछ भी मानना होता है तो सोच समझ करके मानते हैं, जो हमारे लिए उचित है वो मानते हैं। अभी आपने देखा कि मृत्यु भोज वगैरह वो सारी चीज़ें बंद हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि वो उचित नहीं है, कुप्रथाएं हैं, बाल विवाह वगैरह पर रोक लग रही है, तो वो सारी चीज़ें सही हो रही है। तो शिक्षा से ही ये प्रभावित हो रहा है। समाज एक व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। तो भारतीय समाज जहाँ सामाजिक संवाद बहुधा लिखित रूप में ही होता है, वहाँ पर साक्षरता आत्मरक्षा का सबसे प्रथम शस्त्र बन जाती है। एक निरक्षर व्यक्ति अदालत में अपना बचाव कर पाने में, बैंक से ऋण ले पाने में, रोजगार के लिए स्पर्धा कर पाने में, अपने विरासत के अधिकारों को लागू करने में, आधुनिक समाज के क्रियाकलापों में भाग लेने में सामान्यतः कुछ न कुछ असमर्थता का अनुभव करता है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो। इन सभी समस्याओं के निराकरण के रूप में देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक का कारक बनती है। तो शिक्षा जरूरी है, समाज पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसके बाद में देखिए, विद्यालय में सामाजिक भेदभाव के बारे में भी प्रश्न आ जाते हैं कि इसको कैसे दूर करा जाए। आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि कोई नीची जो जाति है उसका अगर कोई बच्चा है, कोई ऊंची जाति का बच्चा है, तो वो फर्क वहाँ पर देखने को मिलता है कि वो उससे बात नहीं करेगा या उससे दूर रहेगा। तो ऐसी चीज़ें वो रहती है, तो उसको दूर कैसे करेंगे, सामाजिक जो भेदभाव है उसको कैसे दूर करेंगे। पहला तो ये है कि सभी बच्चों को समान दृष्टिकोण से आपको देखना है। कोई भी किसी भी जाति का है, आपके मिलने वाला है, वो बाकी बाद की बातें हैं, पर क्लास में आपको सभी बच्चों को एक समान नज़र से, एक समान तरीके से सबको एक समान पढ़ाना वहाँ पर रहेगा। कोई भी भेदभाव आप वहाँ पर नहीं कर सकते हैं कि आपकी पहचान वाला है तो उसको जल्दी आप पढ़ा रहे हैं या उसको उसी के ऊपर फोकस कर रखा है, तो ये गलत है। सभी बच्चों को समान दृष्टिकोण से। दूसरा बिंदु, प्रत्येक बच्चे को प्रवेश लेने का समान अधिकार उपलब्ध करवाना चाहिए। अगर आप विद्यालय में प्रवेश के भी अलग अलग नियम लगाएंगे कि मेरी पहचान वालों को ही प्रवेश दूंगा या फिर एक निश्चित जाति को ही आप प्रवेश दे रहे हैं, तो वो गलत है। सभी को समान अवसर वहाँ पर मिलने चाहिए। सार्वजनिक कोई जगह है तो उसका प्रयोग भी सभी को करने का अनुमति उसमें मिलनी चाहिए। सभी बच्चों को नेतृत्व का समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्लास का मॉनिटर अपनी पहचान वाले को बना रहे हो, जो योग्य है उसको बनाना है और सभी को उसका अवसर देना है, नेतृत्व का समान अवसर देना है। कार्यों का विभाजन धर्म, जाति, लिंग के आधार पर न करके योग्यता के आधार पर, जो योग्य है उसके आधार पर करना है। दलित बच्चों, जो पिछड़े बच्चे हैं, उनको विशेष अवसर मुहैया करवाएं। कोई बच्चा कमज़ोर है या मतलब आर्थिक स्थिति से या फिर मानसिक स्थिति से जैसे भी वो कमज़ोर है, तो उसको अलग से विशेष आप उसको ट्रेनिंग दे करके बाकी बच्चों के समान लाने का ये प्रयास कर सकते हैं। मूल्यांकन में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेंगे।
ऐसा नहीं है कि आपके कोई पहचान वाला है तो उसको ज़्यादा नंबर दे रहे हैं, कोई दूसरी जाति का है तो उसको आप कम नंबर दे रहे हैं, तो पक्षपात नहीं करना है। आठवां बिंदु देखिए, शाला में साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाएंगे ताकि वो संस्कृति के बारे में जानकारी लेते रहें। और नवा बिंदु है, बच्चों में हमारी मातृभाषा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के प्रति प्रेम अर्थात देशभक्ति की भावना का भी विकास करेंगे। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को प्राथमिकता देंगे। विद्यालय में गणवेश का प्रयोग करेंगे, एक ड्रेस का प्रयोग करेंगे, गणवेश का मतलब है कि ड्रेस। इसके बाद में देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सुविधाएं, अतिरिक्त समय देंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं कि मतलब कोई जिसके देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो ऐसी कोई विशेष आवश्यकता है तो फिर वो उनको आप अतिरिक्त सुविधाएं देंगे, अतिरिक्त समय देंगे, तो वो भी बाकी बच्चों की तरह अच्छा सीख पाएंगे। 11वां बिंदु, आर्थिक संसाधनों की सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध अवसर करवाएंगे। नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए प्रयास भी करेंगे। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, तो ये नाम भी ध्यान रखना है। इस नाम से जुड़े जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स आपको इस यूनिट में दिखें, उनको जरूर से पढ़ना है। अन्य प्राणियों की तरह प्रकृति का दोहन मनुष्य करता है, अपनी आजीविका के साधन उत्पन्न करता है। इसलिए मार्क्स अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी ये बुक है कार्ल मार्क्स की, जो कि आपको ध्यान रखना है। एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि जर्मन आइडियोलॉजी बुक किसकी है। मनुष्य जैसे अपने जीवन निर्वाह के लिए साधन उत्पन्न करने लगता है, वह अपने आप को पशुओं से अलग करके देखने लगता है। जीवन निर्वाह के वास्तविक साधन उत्पन्न करके मनुष्य परोक्ष रूप से अपना वास्तविक भौतिक जीवन का सृजन करता है। तो ये लाइन भी पूछ सकते हैं कि ये लाइन किसकी बुक में कही गई या किस बुक में कही गई है। तो ऐसे आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। इसी उत्पादन के जरिए मनुष्य का विकास हुआ, लेकिन मनुष्य ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वह समुदाय में रहता है और सामूहिक रूप से श्रम करता है, सभी मिलजुल करके रहते हैं। इसके बाद में देखिए, श्रम का विभाजन किस प्रकार से हुआ। तो टेक्नोलॉजी के जरिए मनुष्य ने कृषि को उन्नत कर दिया, अच्छी जो तकनीकें हैं वो अपन काम में लेने लगे और स्थायी रूप से बसे समुदायों का निर्माण किया और उत्पादन बढ़ाया और समुदाय अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन उत्पन्न करने लगे। अधिक उत्पादन से अब कुछ लोगों ने भोजन उत्पन्न किया जो सभी के भरण पोषण के लिए पर्याप्त था, तो अन्य लोग दूसरी गतिविधियों में लग गए। इसे श्रम का विभाजन कहा गया कि कुछ ही लोग कृषि में, कुछ अलग व्यवसाय में, तो इस तरह से श्रम का विभाजन हो गया, कुछ कुछ लोग ग्रुप में बट करके। इसके बाद में वर्ग और स्तरीकरण की अपन बात करते हैं। तो इसमें देखिए, मार्क्स ने स्तरीकरण की सभी प्रणालियों में दो मुख्य स्तरों के लिए वर्ग शब्द का प्रयोग किया है। सभी स्तरीय समाजों में मुख्यतः दो बड़े सामाजिक समूह होते हैं, एक शासक वर्ग होता है और दूसरा शासित वर्ग होता है। शासक वर्ग राज करने वाला, आदेश देने वाला, और शासित वर्ग जिनके ऊपर राज किया जा रहा है, जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो है शासित वर्ग शासक वर्ग का कहना मानेंगे। तो इस तरह से उत्पादन के साधनों पर अधिकार करने से शासक वर्ग को शक्ति तथा सत्ता हासिल होती है। इस तरह वह अन्य वर्गों के श्रम के फल हथिया लेने में सक्षम रहता है। तो ये दो वर्ग आपको ध्यान रखना है समाज के, कार्ल मार्क्स के अनुसार। मार्क्स के अनुसार स्तरीकरण की व्यवस्था उत्पादन की शक्तियों पर सामाजिक समूहों के संबंधों से उत्पन्न होती है। वर्ग की जो उन्होंने परिभाषा दी है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इस परिभाषा के अनुसार वर्ग आधारित समाज में दो मुख्य समूह होते हैं, जिनमें से एक उत्पादन और जीविका के साधनों पर अधिकार लिए हुए होता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था में इसे विशिष्ट दर्जा हासिल होने के कारण यह वर्ग के श्रम के फल को हथिया पाता है। इस प्रकार से वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्यों का उत्पादन शक्तियों से एक साझा संबंध होता है। एक और वह वर्ग होता है जिसके पास में उत्पादन के साधन हैं, और दूसरी ओर वह वर्ग है जो साधनों के साथ काम करके उत्पादन करता है। दोनों वर्गों के बीच का जो रिश्ता है, इसको उत्पादन का रिश्ता कहा है। प्रश्न आ सकता है, उत्पादन का रिश्ता किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन का रिश्ता क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि एक वर्ग जो उत्पादन के साधन हैं इनके ऊपर अपना अधिकार रखता है, और दूसरा वर्ग वह है जो इन साधनों से काम करके उत्पादन करता है, कोई भी काम जो कृषि वगैरह है वो सारी चीज़ें। तो उसको इस जो रिलेशन है इनका, शासित वर्ग और शासक वर्ग का, इस रिलेशन को उत्पादन का रिश्ता कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है वर्ग और सामाजिक बदलाव को लेकर के। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया के जरिए होता है। एक वर्ग का किसी अन्य वर्ग पर प्रभुत्व होने के कारण ही वर्ग द्वंद्व उत्पन्न होता है, जिससे उत्पादन के तरीकों में और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आने लगता है कि कोई मेरे से ज़्यादा उत्पादन कर रहा है तो मैं और मेहनत करके और अलग अलग तरीके अपना करके उससे ज़्यादा मेहनत करूंगा, उससे ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करूंगा। तो वो परिवर्तन यहाँ पर आने लगता है टेक्नोलॉजी में और तरीकों में। इससे उत्पादन की प्रक्रिया विकसित होती है, जिससे वर्गीय ढांचे में भी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि उत्पादन तकनीकों में वृद्धि होने के कारण मौजूदा वर्ग अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। इससे नए वर्गों की रचना होती है।
जो पुराने वर्ग हैं उनका स्थान वहाँ पर ले लेते हैं। सामंती युग में जमींदार और किसान मुख्य वर्ग थे, जबकि आधुनिक औद्योगिक युग में पूंजीपति और मजदूर प्रमुख वर्ग के अंतर्गत आ गए। पूंजीपति और मजदूर यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और जो तकनीक आई है, नए वर्ग की रचना जो आई है प्रासंगिकता के कारण से, तो वो फिर पुराने वर्गों का स्थान ले रहे हैं और पूंजीपति और मजदूर यहाँ के प्रमुख वर्ग आ गए हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण। एक तो कार्ल मार्क्स और दूसरा मैक्स वेबर। इसमें देखिए, मैक्स वेबर को समाज शास्त्र के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मार्क्स की तरह वेबर का भी मानना था कि वर्ग ही समाज के स्तरीकरण का बुनियादी रूप है। उन्होंने वर्ग की व्याख्या मार्क्सवादी कसौटी मुख्यतः संपत्ति के स्वामित्व के रूप में करी। वर्ग और जीवन अवसर के बारे में मैक्स वेबर ने क्या कहा, देखिए, वेबर ने वर्ग के जीवन अवसर पहलू को महत्व दिया। इसका अर्थ उन अवसरों से है जो किसी व्यक्ति को अपने जीवन के विभिन्न चरणों में मिलते हैं। एक श्रमिक के परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक खास किस्म की शिक्षा मिलती है जो उसे विशिष्ट कार्य के लिए सक्षम बनाती है। यह शिक्षा उतनी महंगी नहीं होती है जो उच्च वर्गीय परिवार में जन्मे बच्चे को मिलती है। इसलिए रोजगार के अवसर दोनों के लिए अलग अलग होंगे। उनकी विभिन्न पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है इसे भी भिन्न भिन्न वर्गों का हिस्सा बनाती है, मानती है। जीवन अवसरों का विवेचन करते समय वेबर ने व्यक्ति का जो समुदाय है, जो व्यक्ति का समूह है, उस पर बल दिया है। इसके बाद में आगे देखिए, वेबर के अनुसार वर्ग के दो बुनियादी पहलू हैं। पहला जो पहलू है यह है कि वस्तुतः श्रेणी है उत्पादन संपत्ति पर सदस्यों के अधिकार एक विशेष वर्ग के सभी सदस्यों को समान जीवन अवसर उपलब्ध करा करके उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। वेबर ने पूंजीवादी समाज को 4 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग है उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में देखिए, इसमें वे लोग आते हैं जिनके स्वामित्व या अधिकार में उत्पादक संपत्ति रहती है। यह वर्ग जो है मार्क्स के पूंजीवादी जो वर्ग था वो आता है, उसके समान है। दूसरा है सफ़ेदपोश श्रमिक। इस वर्ग में बौद्धिक श्रम करने वाले लोग शामिल होते हैं। वो दिमाग लगाएंगे कि क्या नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए, तरीके वगैरह, वो सारी चीज़ें, जैसे प्रबंधक, प्रशासक, पेशेवर, प्रोफेशनल आदि लोग इसमें आएंगे। तो ये बातें ध्यान रखनी है सफ़ेदपोश श्रमिक के बारे में। और तीसरा वर्ग आएगा लघु संपत्ति वाले। इस वर्ग में स्वरोजगार में लगे लोग आते हैं, जैसे दुकानदार, छोटे व्यापारी, डॉक्टर, वकील आदि लघु संपत्ति वाले। और इसके बाद में चौथा वर्ग है शारीरिक श्रमिकों का वर्ग। ये लोग दिहाड़ी या वेतन के बदले काम करते हैं। श्रमिक वर्ग को वेबर ने इसी वर्ग में शामिल किया है। तो ये 4 वर्ग ध्यान रखने हैं। इस प्रकार से वेबर ने मार्क्स के 2 वर्गीय मॉडल के विपरीत समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया। हालांकि वेबर ने वर्ग संरचना का जो ये आधार ढूंढा वह मार्क्स के जैसा ही था, मगर समाज में वर्गों के प्रकार को लेकर के उनका नजरिया मार्क्स से भिन्न था। तो ये बात हो गई। इस वर्गीकरण में वेबर ने 2 अन्य तरह के स्तरीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इनके अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन अवसर उनकी सामाजिक हैसियत और राजनीतिक सत्ता पर भी निर्भर है, जबकि मार्क्स ने संपत्ति आधारित वर्ग को सबसे महत्वपूर्ण माना था। तो ये बात हो गई। इनके दोनों में डिफरेंशिएशन, फर्क क्या है दोनों के जो वर्गीकरण है उसमें। और इसके बाद में घुमक्कड़ समुदाय का प्रश्न भी इस यूनिट में महत्वपूर्ण रहता है। तो घुमक्कड़ समुदाय में देखिए, हजारों वर्षों से राजस्थान में घुमक्कड़ समुदाय विचरते आए हैं। घुमक्कड़ समुदाय का मतलब है जो एक जगह पर नहीं रहते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए या आजीविका के लिए वो अलग अलग जगह पर जाते रहते हैं देश के अलग अलग कोनों में। तो पशुपालन का काम करने के लिए जगह जगह जाना पड़ता है। वर्षा की कमी के कारण जीविका की तलाश में पलायन करना आदि के चलते लोग घुमक्कड़ जीवन बिताते रहते हैं। ये लोग सदियों से हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, संस्कृति को संवारने, उसे लोकप्रिय बनाने में लगे हैं। लेकिन आज इनमें से ज़्यादातर की जीविका खतरे में है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे देखिए, घुमक्कड़ समुदायों का समाजीकरण किस प्रकार से होएगा। इनके छोटे बच्चे प्रारंभ से ही अपने माता पिता व रिश्तेदारों को दिन रात काम करते हुए देखते हैं और उनके अनुसार ही वो सीखते हैं। बचपन में वे खेलों में उनकी नकल करते और छोटे छोटे औजारों को बनाना व सुधारना सीखते। अभिभावक अपने बच्चों को हमेशा इस तरह के काम करने और के लिए उत्साहित करते और जब वे खुद ये काम करते हैं अपने बच्चे को भी इस काम में शामिल करते हैं। अभिभावक इस प्रकार से नकल करते हुए बच्चे अपने समुदाय के पारंपरिक पेशे सीख जाते हैं। जैसे लोहार का बच्चा है तो वो लोहे के काम को आसानी से सीख पाएगा। कुम्हार का बच्चा है तो वो मटके बनाना या घड़े वगैरह जो भी है तो वो उनको बनाना आसानी से सीख लेगा। नकल करके वो सीख लेगा, उस पारंपरिक पेशे को सीख लेगा। इसके अलावा लड़के व लड़कियां रोजमर्रा के काम से संबंधित बातों, खास करके महिला पुरुष कार्य विभाजन के बारे में अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। अनौपचारिक का मतलब है नकल करके या व्यवहार से आपके आसपास में, तो वो हो गई शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। घुमक्कड़ समुदाय में जो ऑफिशियल शिक्षा है वो कैसी रहेगी उस बारे में देखिए।
शिक्षा में घुमक्कड़ समुदाय के लोगों में वर्तमान में स्थायी रूप से रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसके कारण कई परिवारों के बच्चे आसपास के विद्यालयों में जाते हैं। हालांकि अब भी इस समुदाय के अनेक परिवार आज भी घुमक्कड़ जीवन जी रहे हैं। इन परिवारों के बच्चे अभी भी शिक्षा के दायरे से बाहर हैं। इन समुदायों में पारंपरिक जीवन के लिए जरूरी शिक्षा यह समाज अनायास ही अनौपचारिक तरीकों से अपने बच्चों को देता है, जो कि अपन ने अभी बात करी कि अगर कुम्हार का बच्चा है तो वो मटके बनाना आदि अपने परिवार के लोगों को देख करके ही सीख लेगा, या फिर लोहार का बच्चा है तो वो लोहे के जो औजार बनाना है तो वो अपने परिवार को देख करके ही सीख लेगा, तो अनौपचारिक तरीके से शिक्षा ले लेगा। और खेती में आ रहे बदलावों के कारण पारंपरिक औजारों तथा बैलों की मांग कम होती जा रही है। हालांकि उनकी शिक्षा जीवन से कटी हुई नहीं थी, लेकिन समय के साथ में पारंपरिक पेशे लुप्त होते जा रहे हैं, तो उन्हें जीविका के लिए नए मौके खोजने पड़ रहे हैं। इसमें शिक्षा ही इनका संबल बन सकती है। अतः ऐसे समुदायों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट योजनाएं भी चलाने की आवश्यकता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सामाजिक अपवर्जन या फिर बहिष्कार क्या होता है। बहिष्कार का मतलब है, सामाजिक बहिष्कार का मतलब है अलग कर देना या समाज से बहिष्कृत करना, अलग कर देना। सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुल मिलने से रोक दिया जाता है और अलग रखा जाता है। सामाजिक भेदभाव आकस्मिक रूप से नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है। यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम है। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। भेदभाव अर्थात अपमानजनक व्यवहार का लंबा अनुभव प्राय इस तरह की प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है कि बहिष्कृत व्यक्ति मुख्य धारा में शामिल होने के प्रयास अक्सर बंद कर देते हैं, समाज से अलग कर देते हैं उनको। बहिष्कार के स्वरूप कौन कौन से हो सकते हैं? पहला देखिए, प्रत्येक समाज में अपने अपने सामाजिक मूल्य होते हैं। समाज के प्रत्येक सदस्य को उन नियमों या रीति रिवाजों को मानना होता है, पालन करना होता है। यदि कोई सदस्य समाज के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। दूसरा बिंदु, समाज में हुक्का पानी यानी समाज में बैठना उठना वो निषिद्ध कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं। तीसरा बिंदु, समाज विवाह निषेध कर दिया जाता है। समाज में आप विवाह नहीं कर सकते हैं वहाँ पर, और ना ही आपको किसी विवाह में बुलाया जाएगा, किसी भी समारोह में नहीं बुलाएंगे, समाज के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बहिष्कार के स्वरूप हो गए। इसके बाद में शोषण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। शोषण में देखिए, शोषण शब्द का प्रयोग हम उस संदर्भ में करते हैं जहाँ एक व्यक्ति या समूह के श्रम या संसाधन को कोई अन्य व्यक्ति या समूह बिना उचित भुगतान किए ले रहा है। तो ये बात ध्यान रखनी है। समाज में इसका एक सरल उदाहरण बेगार प्रथा है, जो हमारे राज्य में स्वतंत्रता से पहले व्यापक रूप से पाई जाती थी। समाज की उच्च जाति के जो जमींदार हैं निम्न जाति के लोगों से बिना किसी भुगतान के काम करवा सकते थे। इससे लोगों को शारीरिक श्रम के साथ में अपमान भी सहना पड़ता था। इस प्रथा के खिलाफ देश भर की रियासतों में संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप देश के स्वतंत्र होते ही इस प्रथा को कानूनन खत्म कर दिया गया। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में सामाजिक स्त्रीकरण की बात आती है। तो यह व्यवस्था जो किसी समाज में लोगों को वर्गीकृत करते हुए एक ऊंच नीच की संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, तो उसे समाजशास्त्री सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। यह ऊंच नीच की संरचना लोगों की पहचान एवं अनुभव, उनके दूसरों से संबंध तथा साथ ही संसाधनों एवं अवसरों तक उनकी पहुंच को निर्धारित करते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांतों का अगर प्रश्न आता है, ये एक निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है कि सामाजिक स्त्रीकरण को समझाइए, उसके सिद्धांत भी लिखिए। तो उस तरह से आपको समझना होगा डिटेल में। पहला सिद्धांत आता है, सामाजिक स्त्रीकरण जो है वो समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है जो सामाजिक संसाधनों को लोगों की विविध श्रेणियों में असमान रूप से बांटती है। यानी लोग अपनी दक्षताओं या परिश्रम के कारण नहीं बल्कि समाज में अपनी हैसियत के अनुरूप संसाधनों का अधिकार पाते हैं, अपनी हैसियत के अनुसार। दूसरा सिद्धांत, सामाजिक स्त्रीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, यानी कि वंशानुगत। जाति व्यवस्था में जन्म ही व्यावसायिक अवसरों को निर्धारित करता है। इसके बाद में तीसरा सिद्धांत, सामाजिक स्त्रीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। सामाजिक स्त्रीकरण की कोई भी व्यवस्था वंशानुगत नहीं चलती जब तक कि व्यापक तौर पर यह न माना जाए वह या तो न्याय संगत है या अपरिहार्य है। तो ये बिंदु इधर ध्यान रखना है। और उसके बाद में औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की जो बात आई थी कि बच्चे जो हैं घुमक्कड़ समुदाय में अनौपचारिक शिक्षा ले लेते हैं। तो औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसको लेकर के भी प्रश्न आ सकता है 1 या 2 नंबर का। तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा कि औपचारिक जो शिक्षा है वो नियम पूर्वक और तरीके से होएगी, संपन्न होएगी, एक ठीक पाठ्यक्रम उसका बना रहेगा। अनौपचारिक शिक्षा प्राय घरों में परंपरागत रूप से संभवतः पुश्तैनी जो धंधे हैं इनमें दी जाती है। कठपुतली बनाने वाले गाडोलिया लुहार, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मकांडी पंडित, लोक नर्तक आदि
औपचारिक शिक्षा में दक्षता प्राप्त करके आजीविका कमाते हैं, श्रम करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपने निवास स्थान से रोजगार के लिए दूर दूर जाते हुए भी पारिवारिक कामकाज के लिए अपने गांव आते हैं। तो ये क्या हो गया, औपचारिक शिक्षा हो गया। और अनौपचारिक जो शिक्षा रहेगी वो क्या रहेगी, जैसे लोहार का बच्चा है तो वो लोहे के काम अपने माता पिता को देख करके, अपने परिवार वालों को देख करके ही सीख लेगा, उनकी नकल करके सीख लेगा। कुम्हार का बच्चा है तो वो मटका बनाना और जो बाकी सारी प्रक्रियाएं हैं तो वो सीख लेगा, पुश्तैनी वो रहेगा परंपरागत रूप से, संभवतः है पुश्तैनी धंधों में। तो ये कुछ बातें औपचारिक अनौपचारिक के अंतर्गत आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से अपना ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप इस 15 नंबर के यूनिट को आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया है। अब इसके बाद में बारी आती है सेकेंड यूनिट की, जो भी आपका 15 नंबर का यूनिट है। तो जाहिर सी बात है निबंधात्मक प्रश्न भी इधर से आएगा और छोटे प्रश्न भी यहाँ से बनेंगे, तो ध्यान से समझना है। शिक्षा की चुनौतियाँ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के बारे में यहाँ पर बात आएगी। चुनौतियाँ कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहला इधर क्या रहेगा, जाति व्यवस्था के बारे में, और कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जिनमें पारिभाषिक तौर पर बात करी गई है, कुछ शिक्षा विधों की बात यहाँ पर करी गई है। तो उन सबको शॉर्ट तरीके से अपन अब समझते हैं, सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ये देखिए कि आपके बीएसटीसी के भी सारी एग्जाम्स को अपन इसी तरह से डिटेल में समझने वाले हैं, शॉर्ट तरीके से हर एक बिंदु पर बात करने वाले हैं, और आगे आपके सेकेंड ईयर के लिए भी इसी प्रकार से आपकी तैयारियां आपको करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। सबसे पहला टॉपिक अपन यहाँ पर बात करते हैं जाति व्यवस्था को लेकर के। इसमें देखिए हिंदी शब्द जाति जो है वो अंग्रेजी के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कुछ लोगों के अनुसार कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ क्या है, जन्म या भेद या प्रजाति। कुछ लोगों के अनुसार क्या है, कास्ट को लैटिन भाषा के कास्टस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, प्रजातीय तत्व या नस्ल। तो ये आपको ध्यान रखना है लैटिन भाषा के अनुसार और पुर्तगाली भाषा के अनुसार। हिंदी जाति शब्द जो है वो संस्कृत के जन धातु से बना है। हिंदी का जो जाति शब्द है ये संस्कृत के जन धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है, उत्पन्न करना या फिर उत्पन्न होगा। अनेक विद्वानों ने जाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं जाति के संबंध में आई हैं। होबेल के अनुसार परिभाषा आई है, अंतर्विवाह और वंशानुक्रम। अंतर्विवाह और वंशानुक्रम द्वारा प्रदत्त स्थिति की सहायता से सामाजिक वर्गों को जमा देना ही जाति है। अंतर्विवाह मतलब एक ही समूह के अंदर विवाह वगैरह सारी प्रक्रिया रहेगी, उसी में वंशानुक्रम संक्रमण चलता रहेगा, तो वो सारी चीजें हैं। तो वंशानुसंक्रमण वगैरह बात आपको ध्यान रखनी है होबेल के अनुसार। दूसरा परिभाषा दी गई है R.N. मुखर्जी के अनुसार, जाति जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरण और खंड विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो खाने पीने, विवाह, पेशा, सामाजिक सहवासों के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है। तो ये बात ध्यान रखनी है R.N. मुखर्जी के अनुसार। अगली परिभाषा आती है ब्लंट के अनुसार। ब्लंट के अनुसार देखिए, अंतर्विवाही समूह है, अंतर्विवाही समूहों का संकलन, या तो अंतर्विवाही समूह है या उनका संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता अनुवांशिक होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, सामाजिक सहवास के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है, आपको समाज के नियम वगैरह पालन करने होते हैं। उसके सदस्य या तो एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय को करते हैं अथवा किसी सामान्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं और इस प्रकार एक समरूप समुदाय के रूप में मान्य होती है। तो ये आपको ब्लंट के अनुसार ध्यान रखना है। इस तरह से ये परिभाषाएं कुछ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब अपन बात करते हैं जाति क्या है, जाति की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों द्वारा जाति की परिभाषा क्या दी गई है। तो मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। कुले ने परिभाषा दी है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, तो उसे जाति कहते हैं। J.H. हट्टन के अनुसार जाति के अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित व एक दूसरे के पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के अनुसार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होता है। तो ये परिभाषाएं भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में वर्ण व्यवस्था के बारे में अपन बातचीत करते हैं। तो हिंदू समाज में कार्य समाज के सिद्धांत के अनुसार समाज 4 वर्गों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये आपको वर्ण व्यवस्था ध्यान रखनी है। पुराने जमाने की हिंदू समाज के कार्य व्यवस्था के सिद्धांत, और ब्राह्मणों की सबसे श्रेष्ठ और शूद्रों को निम्न दर्जे का माना जाता था। ब्राह्मणों के कार्यों को उस समय पर सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इसके बाद रक्षा और युद्ध, प्रशासन तथा शासन कार्य थे जो क्षत्रियों के माने जाते थे। व्यापार, वाणिज्य आदि का कार्य वैश्यों का रहा। कृषक और दस्तकारों की भी जातियां थी। तो ये वर्ण व्यवस्था के बारे में ध्यान रखना है। वर्ण व्यवस्था और जातियों में अंतर क्या है, इसको लेकर के प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, वर्ण गुण तथा कर्म पर आधारित है, जबकि जाति जन्म पर आधारित है। दूसरा, वर्ण की संख्या जाति से कम है। तीसरा, वर्ण जाति की अपेक्षा अधिक प्राचीन है।
चौथा, वर्ण जाति की अपेक्षा लचीली व्यवस्था है। पांचवा, वर्ण में खान पान, विवाह एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध नहीं पाए जाते हैं, जबकि जाति में पाए जाते हैं। छठा, वर्ण समानता पर आधारित है, जाति नहीं। सातवां, वर्ण व्यवस्था कर्तव्यों की व्याख्या करती है, जबकि जाति खान पान, विवाह, सामाजिक सहवास एवं पैसे संबंधित निषेधों की व्याख्या करती है। तो ये अंतर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में संस्कृतिकरण अपन बातचीत करते हैं। संस्कृतिकरण, इसमें देखिए एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा मध्य या निम्न जाति के लोग किसी उच्च जाति की धार्मिक क्रियाओं, घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपना करके अपनी सामाजिक परिस्थिति या हैसियत को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये संस्कृतिकरण होएगा। यद्यपि यह प्रक्रिया काफ़ी पुरानी है और स्वतंत्रता प्राप्ति यहाँ तक कि औपनिवेशिक काल से भी पहले से अपनाई जा रही है, लेकिन हाल के समय में इसका बहुत अधिक प्रचार हो गया है। अपनी जाति को दूसरी जातियों की तुलना में देखना और उनसे ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा फ्रांसीसी समाजशास्त्री बोधरियू ने दी थी, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। इसके बाद में जाति और जनजाति के बारे में अपन बातचीत करते हैं। आदिम समुदायों में जनजाति और हिंदू समाज में जाति महत्वपूर्ण सामाजिक समूह है। जाति एवं जनजाति दोनों के अर्थों के संबंध में काफ़ी भ्रम रहा है। कभी कभी जाति और जनजाति का प्रयोग पर्यायवाची रूप में भी किया जाता है। जाति और जनजाति में अंतर का अगर प्रश्न आता है तो इसमें आपको ध्यान रखना है। पहला बिंदु देखिए, जाति के लोगों का अधिकांशतः एक ही व्यवसाय होता है। जाति का एक ही व्यवसाय होएगा, जबकि एक जनजाति के लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं। जाति में तो आप ले सकते हैं कि कुम्हार हैं तो कुम्हार समाज पूरा फिर मटके बनाने का काम ही करेगा, मिट्टी वाला काम करेगा। और अगर लोहार समाज है तो फिर वो लोहे वाले जो औजार हैं उनको बनाने का काम करेगा। पर ऐसा जनजातियों में नहीं होता। तो इस तरह से आप कुछ उदाहरण भी यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद में दूसरा बिंदु देखिए, प्रत्येक जनजाति का अपना एक विशिष्ट राजनीतिक संगठन होता है, लेकिन जाति का इस प्रकार का कोई भी स्पष्ट राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता। यद्यपि कभी कभी नीची समझी जाने वाली जातियों की पंचायतें अपनी जातियों के लिए राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करती है। तो दूसरा बिंदु ध्यान रखना है। तीसरा बिंदु देखिए, एक जाति बहुत सी उपजातियों से मिलकर के बनती है, परंतु एक जनजाति में उपजातियां नहीं पाई जाती है, वो अकेली रहती है। जातियां बहुत सी उपजातियां रहती है, जनजाति में उपजातियां नहीं पाई जाती है। तो ये अंतर इधर हो गए हैं। और इसके बाद में चौथा अंतर देखिए, जाति किसी काल्पनिक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति नहीं मानती, जबकि जनजातियां विभिन्न कल्पनाओं को ही अपनी उत्पत्ति का आधार मानती है। पांचवा यहाँ पर आ गया, प्रत्येक जनजाति का अपना धर्म और देवी देवता रहे हैं, जबकि जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति का अपना कोई पृथक धर्म और देवी देवता नहीं होते हैं। तो ये 5 अंतर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन अब बात करते हैं दलित समुदाय के बारे में। दलित समुदाय के बारे में देखिए, वे हिंदू जातियां जिनके संपर्क में आने पर उच्च जाति के हिंदुओं को शुद्धिकरण करना पड़े दलित कहलाते हैं, मतलब जिनको छुआछूत वगैरह से दूर। जो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले अवस्था पर अवस्थित है दलित समुदाय। परिभाषा को व्यापक बनाने के प्रयास में किसी भी दबे कुचले समूह के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा है। दलित भारत की जनसंख्या के लगभग 16% हैं और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से भारतीय समाज के निम्नतर श्रेणियों से संबंध रखते हैं। दलित न सिर्फ निम्न जाति श्रेणी से ही ताल्लुक रखते हैं, बल्कि वे भारतीय समाज की निम्न श्रेणी से भी ताल्लुक रखते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वे मूल रूप से श्रमजीवी जनसंख्या के अधिकांश भाग का निर्माण करते हैं। दलित चेतना का सकारात्मक परिणाम क्या है उस बारे में देखिए। वे देश के विभिन्न भागों में दलित जातियां संगठित समूहों के रूप में उदित हुई और प्रौद्योगिकी उन्नयन की दिशा में संगठित व सामूहिक प्रयास आरंभ हुए। फलतः प्रौद्योगिक सुधार संभव हुआ। आर्थिक समानता की ओर बढ़ाए गए कदमों ने दलितों को अन्य समुदायों की तरह समर्थ बनाया। शैक्षणिक समानता के अवसरों ने आधुनिक मूल्यों के रूप में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों का विस्तार किया। इससे सामाजिक गतिशीलता के अवसरों में वृद्धि हुई, जिससे दलितों को अपनी स्थिति सुधारने के अवसर प्राप्त हुए। दलित चेतना आधुनिकीकरण एवं सामाजिक विकास में सहायक, एक समतामूलक समाज की स्थापना करने में सहायक हुई है। तो ऐसे कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सकारात्मक परिणामों में। और अब बात करते हैं नकारात्मक परिणामों के बारे में। इसमें देखिए, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने हेतु जातीय प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में वृद्धि की गई है। जातिवाद में वृद्धि का कारण रही है और जातीय संघर्षों में वृद्धि हेतु प्रेरक रही है। इस रूप में लोकतंत्र के विकास में बाधक बनी है। नस्लवाद को प्रोत्साहन मिला है। बिहार, झारखंड में छत्तीसगढ़, इस तरह से ये लोकेशन भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दलितों की शिक्षा के बारे में प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, पिछले 30 वर्षों में, खास करके पिछले 10 वर्षों में शिक्षा की पहुँच बढ़ाने और बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखने में हमें काफ़ी सफलता मिली है। इसके बावजूद दलितों की स्थिति कई मामलों में अन्य समुदायों से पीछे ही है। भारत में सन 2001
2001 में भी 100 करोड़ की आबादी में लगभग 30 करोड़ निरक्षर थे। इनमें से 5.2 करोड़ निरक्षर लगभग 20% दलित थे। 2001 में पूरे देश में 55% दलित साक्षर थे, जबकि गैर दलित आदिवासी समुदायों में साक्षरता दर 69% थी। स्त्री शिक्षा दलितों में विशेष रूप से पिछड़ी रही है। ये बातें कुछ यहाँ पर आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं। 32% दलित बच्चे 5वीं से पहले विद्यालय परित्याग करते हैं। इसके अतिरिक्त शेष बच्चे हुए जो बालक हैं उनमें से 35% 8वीं पहुँचने से पहले विद्यालय छोड़ देते हैं। बचे हुए 33% बालक ही 8वीं कक्षा पढ़ते हैं। दलित बालिकाओं के संदर्भ में यह और भी कम है। ये तो बालकों का रेशियो है और बालिकाएं कुछ गिनी चुनी ही पढ़ती हैं 8वीं बाद तक। और दलित बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न प्रयास की आवश्यकता है। अगर प्रयासों के बारे में आपको प्रश्न आता है कि क्या प्रयास अपने को करने चाहिए, तो उसमें आपको ये बातें ध्यान रखनी है। पहला बिंदु देखिए, हमें मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रमों को अपनाना होगा, जो मिड डे मील वगैरह होता है, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों के प्रयासों से दलित परिवार की बालिकाओं को विद्यालय में आने जाने में उन्हें टिकाए रखने में विशेष व अभूतपूर्व सफलता मिली है। दूसरा, राजकीय विद्यालयों में हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना होगा ताकि दलित समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने की ओर प्रेरित हो, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में ध्यान रखना है। तीसरा बिंदु, दलित समुदायों में स्त्री शिक्षा के प्रति चेतना जागृत करनी होगी ताकि उन्हें स्त्री शिक्षा के महत्व का ज्ञान हो सके और वे अपनी बालिकाओं को विद्यालयों में भेजने के प्रति गंभीर हो सके। इसके बाद में अगला बिंदु देखिए, चौथा बिंदु, इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि विद्यालयों में इनके प्रति उचित व्यवहार किया जाए, अर्थात कोई भेदभाव ना हो, तो ये भी ध्यान रखना होगा। पांचवा बिंदु देखिए, दलित बाहुल्य के क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में इसी समुदाय की अध्यापिकाओं की नियुक्ति भी दलित बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देगी। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आदिवासी शिक्षा में समस्याएं और योजनाओं के बारे में आइए अब अपन बात करते हैं। इसमें देखिए, हमारे देश में आदिवासियों की शिक्षा के समक्ष कुछ विशेष चुनौतियां रही हैं। 1990 के दशक तक सुदूर आदिवासी अंचलों में बहुत कम विद्यालय खुले थे। आदिवासी समुदाय जंगलों के बीच दुर्गम इलाकों में रहते हैं और आमतौर पर बहुत छोटी बस्तियों में दूर दूर रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विद्यालय खोलने के पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए हैं। इसका एक कारण यह भी था कि ऐसे क्षेत्रों में मध्यम वर्ग के शिक्षक जाकर के नहीं रहना चाहते थे, जहां पर सड़क, अस्पताल, मध्यम वर्गीय शिक्षा, बाजार आदि की व्यवस्था नहीं थी, तो वहां पर शिक्षक भी जाना नहीं चाहते थे, तो उस वजह से विद्यालय नहीं खुल पाए। इसलिए आदिवासी अंचलों में प्रतिशत शिक्षकों की कमी रही और जो शिक्षक पदस्थ थे वो भी बहुत अनियमित रहे हैं, तो वो एक कारण रहा है विद्यालय कम खुलने के। इस तरह से ध्यान रखना। और 1980 के दशक में विश्व भर में आदिवासियों को अपने हितों की रक्षा में आंदोलन हुए। इसके दबाव के कारण विश्व भर में आदिवासी संस्कृति और उनके विशिष्ट शिक्षा के अधिकारों के प्रति एक संवेदना विकसित हुई। 80 के दशक से आदिवासी अंचलों में विद्यालय खोलने के लिए विशेष प्रयास हुए। इनकी एक महत्वपूर्ण पहल राजस्थान की शिक्षाकर्मी परियोजना भी थी। इसमें यह मान्यता थी कि वंचित समुदायों में शिक्षा देने के लिए अलग तरह के प्रयासों की जरूरत है। जहां तक संभव हो स्थानीय समुदाय के ही शिक्षक व शिक्षिका, पाठ्यक्रम में लचीलापन हो और स्थानीय संस्कृति और समस्याओं पर केंद्रित पाठ्य सामग्री हो, विद्यालय के संचालन में स्थानीय समुदाय की वास्तविक भूमिका हो आदि आप काम ले सकते हैं। कि वहीं के शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे तो अच्छी प्रकार से उनकी खुद की मातृभाषा में ज़्यादा समझा पाएंगे, और पाठ्यक्रम में लचीलापन होएगा तो उनको कोई डर नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा परीक्षा वगैरह का, और स्थानीय संस्कृति, समस्याओं आदि के बारे में पढ़ाएंगे तो वो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनका रहेगा। इसके बाद में देखिए, लेकिन इस नीति को बिना पूरी तैयारी के जब पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया तो इसका यही मतलब निकाला गया कि आदिवासियों के लिए कम खर्चे में कम गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराना है। जो भी हो, कम गुणवत्ता वाले ही सही आदिवासी अंचलों में विद्यालय नामक संस्था जड़ पकड़ने लगी। विद्यालय की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ पाठ्यचर्या और पाठ्य सामग्री में बदलाव लाने का प्रयास राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 टॉपिक आपको ध्यान रखना है। ये आपके रीट के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होने वाला है, तो आपको जरूर से याद रखना है। इसमें यहाँ संभव बच्चों की वास्तविक मातृभाषा व घर की बोली में शिक्षा देने की बात कही गई है। कक्षा में बहुभाषिता का उपयोग हो ताकि सभी बच्चों को कक्षा में अपनापन लगे। यही नहीं, शिक्षण में बच्चों की संस्कृति व परिवेश और सामुदायिक ज्ञान और बच्चों को अपने ज्ञान को महत्व देने की बात की गई। पाठ्य सामग्री में केवल शहरी मध्यम वर्गीय दृष्टिकोणों को ही नए प्रस्तुत करके विविध संस्कृति, सामाजिक वर्ग और समुदायों का प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। देश के हर राज्य की पाठ्यचर्या में इस तरह के बदलाव हों और शिक्षक नई सोच आत्मसात करें, जिससे आदिवासी समुदायों का भविष्य और उनके साथ में भारत का भविष्य भी उज्जवल होए। तो ऐसे कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में सरकार द्वारा भेदभाव मिटाने के क्या निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में प्रश्न आता है, तो ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। पहला तो अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए।
अस्पृश्यता का उन्मूलन, सामाजिक अन्याय और विभिन्न प्रकार के शोषण से सुरक्षा। तीसरा बिंदु, जनसाधारण के लिए स्थित धार्मिक संस्थानों को अनुसूचित जातियों के लिए सुलभ करवाना। चौथा बिंदु, कुएं, तालाबों, दुकानों, रेस्टोरेंट और सड़कों आदि पर अनुसूचित जातियों के जाने पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। पांचवा बिंदु, शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए विशेष सुविधा, शिक्षा के लिए विशेष लाभ और आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाना। सरकारी सेवाओं में भर्ती व पदोन्नति में विशेष प्रावधान, लोकसभा व विधानसभाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं में विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान, उनके कल्याण व हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक अलग विभाग व सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान। तो ये कुछ अनुसूचित जाति वगैरह के लिए काम किया गया। और इसके बाद में अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक प्रावधानों की अपन बात करते हैं। पहला बिंदु देखिए, जनजातियों की शिक्षा के लिए शैक्षणिक जो संस्थान है, शैक्षिक संस्थान, इनमें आरक्षण तथा नामांकन हेतु आवश्यक शर्तों में छूट, छात्रवृत्ति आदि दिए जाते हैं। और नौकरियों में पदों का आरक्षण, संपत्ति में जनजातीय हितों की सुरक्षा, जनजातियों के आर्थिक व शैक्षणिक जो हित हैं उनके हितों में सहयोग और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा के निर्देश राज्यों को दिए गए। लोकसभा, राज्यसभा व पंचायती राज संस्थानों में स्थानों का आरक्षण, भूमि पर पारंपरिक अधिकारों की मान्यता एवं भूमि अलगाव में वैधानिक सुरक्षा। राष्ट्रपति कभी भी आयोग का गठन करके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व राज्यों में अनुसूचित जनजाति के कल्याण का जायजा ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब इसके बाद में बारी आती है तीसरे यूनिट की। तीसरे यूनिट का नाम है जेंडर, बालिका शिक्षा। सबसे पहले तो जेंडर के बारे में बातचीत होगी, जो लिंग भेदभाव होता है स्त्री पुरुष में, उन सब के बारे में। बालिका शिक्षा किस तरह से प्रभावित हो रही है, बालिका शिक्षा में बढ़ावे को लेकर के, बालिका शिक्षा के लिए नवाचार क्या क्या हो रहे हैं उन बारे में, निर्धन वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग में शिक्षा के क्या नवाचार हो रहे हैं, उनको चुनौतियाँ क्या क्या रही हैं, वो सारी चीज़ें इस यूनिट में देखने को मिलने वाली है। 15 नंबर का यूनिट है ये भी, तो जाहिर सी बात है कि एक निबंधात्मक प्रश्न और कुछ छोटे प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। हर एक टॉपिक को शॉर्ट तरीके से समझने की आइए कोशिश करते हैं और तीसरे यूनिट को भी कम समय में रिवाइज कर लेते हैं। पहला टॉपिक देखिए इस यूनिट का है जेंडर। जेंडर शब्द का जो अर्थ है महिला या पुरुष दोनों की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति, अर्थात समाज महिला व पुरुष को किस तरह से देखता है, उन्हें किस प्रकार की भूमिकाएं, कर्तव्य, अधिकार, संसाधन आदि देता है। इस प्रकार से जेंडर एक सामाजिक व सांस्कृतिक कारक है जिसे मनुष्य ने स्वयं बनाया है। तो ये कुछ बातें जेंडर के लिए आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप जेंडर, महिला पुरुष में फ़र्क वगैरह तो वो सारे बातें जानते ही। अगर निबंधात्मक प्रश्न आता है तो थोड़ा सा विस्तार से लिखने की कोशिश करना कि कहाँ कहाँ पर भेदभाव हो रहे हैं। बाकी आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप अपने आसपास के परिवेश में देखते हुए आ रहे हैं, फ़र्क वगैरह शिक्षा में किस प्रकार से फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो कोई ज़्यादा कुछ बताने की इसमें आवश्यकता है नहीं। इसके बाद में जेंडर पर सामाजिकरण का प्रभाव क्या पड़ रहा है तो वो बात करते हैं। देखिए, जेंडर के आधार पर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खान पान, पोषण, रहन सहन तथा शिक्षा आदि में भेदभाव किया जाता है, जिससे बालिकाओं के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। बालिकाओं के साथ में परिवार, समाज, विद्यालय, धार्मिक संस्थाओं और सार्वजनिक स्थलों पर जो उपेक्षा और दोयम दर्जे का भाव रखा जाता है, दोगलापन रखा जाता है, उससे उनकी सामाजिकता तमाम प्रकार के बंधनों में बंध जाती है। परिवार में लैंगिक भेदभावों के कारण बालिकाओं की समुचित शिक्षा, खान पान, पोषण, पारिवारिक उत्तरदायित्व, कार्य वितरण आदि में भेदभाव किया जाता है और बालकों की अपेक्षा बालिकाओं से कार्य अधिक करवाया जाता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में समाजीकरण में जेंडर की भूमिका विद्यालयों में भी देखी जाती है। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं भी समाज से आते हैं और उनकी जेंडर अवधारणा भेदभावपूर्ण और संकुचित होती है। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान रहा है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान रहा है, जिसके कारण से सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों में दो नहाओ, पूतो फुलो, पुत्र जेंडर के आधार पर बालिकाओं की सामाजिक क्रियाकलापों, लोगों से मिलने, अभिव्यक्ति करने, अपनी इच्छानुसार निर्णय लेने, सार्वजनिक स्थलों पर जाने इत्यादि की मनाही महिलाओं को, बालिकाओं को होती है। तो ऐसे में काफ़ी भेदभाव देखने को मिलता है अपने समाज में। तो अगर इनके बारे में प्रश्न आता है तो आप विस्तार पूर्वक लिख पाएंगे, तो कोई दिक्कत समस्या है नहीं। इसके बाद में अगला टॉपिक यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक लिंग, प्रालिंग और सामाजिक लिंग, सालिंग, इनमें अंतर क्या है। प्राकृतिक लिंग में देखिए, यह जैविकीय या शारीरिक है, शरीर रचना में साफ दिखाई देता है। और सालिंग अथवा जो जेंडर है, जेंडर सामाजिक व सांस्कृतिक होने में इसका संबंध स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुणों, भूमिकाओं, व्यवहार के तरीकों आदि से होता है। दूसरा यहाँ पर अंतर देखिए, प्रालिंग यह प्राकृतिक होता है और सालिंग या जेंडर यह मनुष्य द्वारा बनाया गया होता है, स्त्री और पुरुष वगैरह, और यह स्थायी है, समय स्थान के अनुरूप बदलता नहीं है प्रालिंग। और जेंडर परिवर्तनशील है और जो समय स्थान संस्कृति के साथ में बदलता रहता है। कहीं कहीं पर भेदभाव किए जाते हैं, कहीं पर नहीं किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें। इसके बाद में अगला अंतर देखिए, प्रालिंग जो है प्राकृतिक लिंग, यह सामान्यतः बदला नहीं जा सकता है
और जो जेंडर है इसे जेंडर समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत बदला भी जा सकता है। तो ये कुछ अंतर के बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में जेंडर समाजीकरण की अपन बात करते हैं, जिसका बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। इसमें देखिए, अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी नर और मादा के रूप में पैदा होते हैं, लेकिन हर समाज और संस्कृति लड़के लड़कियों की परवरिश करते समय उन्हें अलग अलग भूमिकाओं, जवाबदारी, गुणों आदि के जरिए अलग अलग रूपों में ढालने का प्रयास करते हैं। इस सामाजिक संस्कृति प्रक्रिया को जेंडर समाजीकरण कहते हैं। लड़का लड़की में जो भेद किए जाते हैं, जैसे लड़कियों को घर के कामकाज, रोटी बनाना, खाना बनाना, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं, और लड़कों को कमाना कैसे है वगैरह वो सारी चीज़ें पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दिलवाते हैं। तो ऐसे कुछ समाजीकरण के तौर पर बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। जेंडर समाजीकरण की प्रक्रिया के तौर पर अपन बात करते हैं कि कैसा क्या सिस्टम रहता है, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न यहाँ से आ सकता है। यह प्रक्रिया बच्चे के जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। अनेक दक्षिण एशियाई समाजों में बेटे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है और बेटे के जन्म पर नहीं मनाई जाती है। बेटों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकतवर और मजबूत बने, बाहर घूमें, जबकि लड़कियों को शर्मीली बनने, घर में ही रहने की हिदायत दी जाती है। ये तमाम फ़र्क जेंडर के हैं जिन्हें सामाजिक संस्कृति प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। तो ये बिंदु कुछ हो गए यहाँ पर। और बालिका शिक्षा के महत्व की अपन बात करते हैं। देखिए, एक बालक अगर शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु एक बालिका को शिक्षित करने का तात्पर्य पूरे समाज, पूरे परिवार को शिक्षित करना है। अतः भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता अधिक है। महात्मा गांधी का कथन इस बारे में क्या रहा है? देखिए, पारिवारिक गाड़ी के सुसंचालन में स्त्री पुरुष दो पहिए स्वरूप हैं, अतः पारस्परिक समझ पैदा करने और उत्तरदायित्व निभाने की दृष्टि से स्त्री पुरुष दोनों को शिक्षित होना आवश्यक है। तो ये महात्मा गांधी जी का कथन आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने बालिका शिक्षा पर अधिक बल दिया। उन्होंने बाल्यावस्था से ही बालिकाओं की शिक्षा का विधान किया है। परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में स्त्रियों का इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी आधुनिक भारत की अधिकांश बालिकाएं अशिक्षित हैं। तो ये बालिका शिक्षा का महत्व के बारे में कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में अपन बात करते हैं पलायन को लेकर के भी बिंदु आपके महत्वपूर्ण रहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि पलायन क्या है। पलायन के बारे में आप ये देखिए कि आजीविका के लिए समूचे परिवार के साथ में एक स्थान छोड़कर के अन्यत्र चले जाना क्या हो गया? पलायन हो गया। और छोड़ने के प्रभाव क्या पड़ेंगे? बच्चों की शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा कि अगर अलग अलग जगह पर जाएंगे तो वो घुमंतु परिवार वाला या फिर गाड़ोलिया जो ऐसे समाज थे जो अलग अलग जगह पर अपनी बकरियां या गायें चराकर अलग अलग स्थानों पर जाते थे, तो वहाँ पर उनकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक जगह पर टिक करके वो विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। थोड़े दिनों बाद में फिर उनको लोकेशन चेंज करना होगा। तो शिक्षा पर प्रभाव पड़ा पहला। तो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग मौसम रहेंगे तो स्वास्थ्य के अनुरूप उनको ढलने में प्रॉब्लम आएगी, तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। बच्चों के संस्कारों पर प्रभाव पड़ेगा कि अलग अलग लोकेशन पर पता नहीं कैसे संस्कार होंगे, क्या उनकी रीति रिवाज संस्कृति होगी, तो उससे प्रभाव पड़ेगा। बच्चों की एकाग्रता में कमी आएगी, इफेक्ट यहाँ पर आएगा, प्रभाव आपको ये ध्यान रखने हैं। और बच्चों के विद्यालय छोड़ने के कारण भी आ सकते हैं। बच्चों का विद्यालय त्याग करने के पीछे क्या कारण है? तो उनमें पहला कारण ध्यान रखना है आर्थिक कमजोरी, यानी कि अगर परिवार की स्थिति कमजोर है तो फिर बच्चे को भी कमाने जाने पड़ रहा होगा, तो ऐसे में विद्यालय से वो दूर है, विद्यालय छोड़ दिया होगा उसने। दूसरा कारण आप यहाँ पर दीजिएगा कि पालकों का अशिक्षित होना। अगर घर वाले मतलब अभिभावक बच्चे के अशिक्षित हैं तो उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में नहीं पता है, तो फिर ऐसे में हो सकता है कि बच्चे को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं या बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं। या फिर सामाजिक दृष्टिकोण, पूरे समाज का दृष्टिकोण ऐसा हो कि शिक्षा तो गलत है, शिक्षा नहीं करवानी चाहिए, तो ऐसा कुछ अगर सामाजिक दृष्टिकोण है तो वो कारण हो सकता है। या पलायन करने का कारण हो सकता है। पलायन के बारे में आजीविका के लिए समूचा परिवार अगर अलग अलग जगह पर जा रहा है, थोड़े थोड़े टाइम में लोकेशन चेंज कर रहा है, तो ऐसे में भी पढ़ाई इफेक्ट होती है, पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। और विद्यालयी वातावरण अगर सही नहीं है तो एक ये भी कारण हो सकता है विद्यालय छोड़ने का बच्चे द्वारा। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगला एक महत्वपूर्ण बाल श्रम को लेकर के टॉपिक यहाँ पर रहता है कि बाल श्रमिकों को विद्यालय कैसे लाया जाए। बाल श्रम के बारे में हमने अलग पेपर में भी बात कर रखी है कि 1098 में आपके चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, ये ध्यान रखना है आपको। और बाल श्रम करना अपराध है, और बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है ऑलरेडी, कोई दिक्कत समस्या है नहीं। और यहाँ पर विद्यालय उनको वापस कैसे लाया जाए उस बारे में ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं, जिनमें पहला बिंदु देखिए, समाज को जागरूक करना, बाल श्रमिकों को काम कम करने हेतु समझाना, वैकल्पिक स्कूलों का निर्माण करना जिन गाँवों में स्कूल न हो, क्षेत्र के सभी बच्चों वह शिक्षा प्राप्त करें जो उनके लिए सही हो, बच्चों के पालकों से मिलकर के शिक्षा का महत्व समझाएं और सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही शैक्षणिक योजनाओं के बारे में उनको बताएं। तो ये कुछ यहाँ पर बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। और बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा उपलब्ध करने में समुदाय किस प्रकार से मदद कर सकता है, ये भी प्रश्न आपके आ सकता है। इसमें देखिए, पहला बिंदु, समुदाय जो स्वयं बालकों से काम न लेकर के उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित करना चाहिए, और समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को आर्थिक मदद देकर के शिक्षा दिलाने में मदद करना चाहिए। अशिक्षित पालकों को शिक्षा की महत्ता बता करके समुदाय उनके बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करे तथा बाल श्रम के नुकसान उनको बताए।
बाल श्रमिकों को ढूंढ करके श्रम कराने वालों को छुटकारा दिला करके उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में मदद करें। और 5वां बिंदु है कि समुदाय के लोगों को अशिक्षित गरीब बालकों को सरकार के द्वारा होने वाली सहायता के बारे में बता करके श्रमिक बालकों की शिक्षा में मिलने वाली सहायता दिलानी चाहिए। तो ये कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था में आपको ये बिंदु ध्यान रखने हैं। पहला, सरकार की व्यवस्था पुराने परिवेश के हिसाब से शिक्षा दे ताकि बच्चे को कोई अलग ना लगे कि विद्यालय जो उसके मातृभाषा के अनुसार हो। छात्रावास की व्यवस्था, अगर प्रवासी बच्चा है मतलब का उसका परिवार अगर एक जगह से दूसरी जगह पर आजीविका के लिए जाता रहता है, लोकेशन चेंज करता रहता है, तो ऐसे में बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा आप रखेंगे तो बच्चा वहीं पर रह करके अपनी पढ़ाई कर सकेगा। शिक्षा, रोजगार व आर्थिक व्यवस्था में सुधार आपको करना है। राष्ट्रीय स्तर के कोर्स में समानता, अगर पूरे देश में एक ही कोर्स रहेगा तो बच्चा स्थान बदलेगा तब भी उसको शिक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, शिक्षा जारी रख सकेगा। दूरस्थ तथा पत्राचार माध्यम को बढ़ावा, जिससे प्रवासी बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे। तो ये कुछ बिंदु प्रवासी बच्चों के बारे में ध्यान रखना है। अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में देखिए, भारत में कुछ लोग धर्म व भाषा के आधार पर जनसंख्या में कम है, अतः इन लोगों को सरकारी विकास की सुविधा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है। संख्या में जो कमी है, मतलब भारत में मुसलमान, ईसाई, जैन आदि अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, इनके विकास के लिए अलग विभाग बने हुए हैं। अल्पसंख्यकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार काफ़ी प्रयत्नशील है। अल्पसंख्यकों के लिए उनकी बस्तियों, मोहल्लों में ही मदरसे खोले गए हैं तथा अन्य सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में भी उनको प्रवेश दिया जाता है। उन्हें सरकार की तरफ से प्रथम कक्षा में ही छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी है। तो ये कुछ बिंदु अल्पसंख्यकों के बारे में ध्यान रखना है। पूर्वाग्रह के बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है। पूर्वाग्रह का मतलब है कि एक समूह के बारे में पूर्वकल्पित विचार, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा, पूर्व निर्णय, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्वकल्पित विचार प्रमाणों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक व्यक्ति अपनी जाति और समूह के सदस्यों के पक्ष में पूर्वाग्रहित हो सकता है और उसे बिना किसी सबूत के दूसरी जाति या समूह के सदस्यों को श्रेष्ठ मान सकता है। मतलब किसी दूसरे ग्रुप के बारे में एक ग्रुप द्वारा एक संभावित कल्पना करना पहले से ही उनकी रियलिटी जाने बिना। तो ये कुछ बातें आपको पूर्वाग्रह में ध्यान रखना है। पूर्वाग्रह द्वारा सामाजिकरण किस प्रकार से प्रभावित होता है, तो इसमें देखिए पहला बिंदु, पूर्वाग्रहों के कारण मानसिक ठेस पहुंचती है कि आप पहले से ही किसी के बारे में गलत कल्पना कर रहे हो और वो अगर एक्चुअल में सही है तो फिर उसको ठेस पहुंचेगी कि आप उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। और लोगों के पूर्वाग्रहों के अनुसार ही व्यक्ति में परिवर्तन होने लगता है। व्यक्ति पूर्वाग्रहों के कारण समाज से अलग होने लगता है कि आप अगर किसी की बुराई करोगे और वो अच्छा है एक्चुअल में तो फिर वो आपसे दूर हो जाएगा। किसी के प्रति पूर्वाग्रह पाल लेने से उससे भली प्रकार संप्रेषण नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी के बारे में गलत सोचना शुरू कर देंगे तो आप उससे कम्युनिकेशन, वो सारी स्किल नहीं कर पाएंगे, उससे बातचीत नहीं हो पाएगी। अगला बिंदु, व्यक्ति व समाज का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। तो ये कुछ बिंदु पूर्वाग्रह के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में जेंडर पूर्वाग्रहों को दूर करने में शिक्षक की क्या भूमिका है। इसमें पहला बिंदु देखिए, निर्धारित पाठ्य पुस्तक को प्रयुक्त करते समय शिक्षक सचेत रहें तथा विषय वस्तु व उदाहरणों में इस प्रकार परिवर्तन या संशोधन करें जिसमें बच्चों को संवेदनशील बनाया जा सके। दूसरा, विविध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित करें ताकि कक्षा में इस बात की सहमति बने कि समाज विकास में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा बिंदु, शिक्षक ऐसी जेंडर पूर्वाग्रहों से ग्रसित भाषा का उपयोग न करें जिससे महिला व पुरुष की अस्मिता एवं भूमिका रूढ़िबद्ध हो, यानी कि ना तो महिलाओं की बुराई करे ना पुरुषों की बुराई करे। दोनों के महत्व आपको बताने हैं कि दोनों की पढ़ाई ही जरूरी है, दोनों शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा, समाज की उन्नति होगी। तो ऐसी बातें आपको करनी है। उसके बाद में चौथा बिंदु, शिक्षक को चाहिए कि वह अपने आसपास उपलब्ध उदाहरणों, संस्मरणों, वृत्तांतों, कहानियों, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, फिल्म, वृत्तचित्र आदि की सहायता से बच्चों को लैंगिक मुद्दों के प्रति चिंतनशील, संवेदनशील व सचेत करने की दिशा में पहल करें। पांचवा बिंदु, शिक्षकों को अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा। लड़के व लड़कियों से समान व्यवहार, समान अपेक्षाएं रखनी होगी। ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं शिक्षक की भूमिका की रिगार्डिंग। इसके बाद में सच्चर समिति का प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, मुस्लिम समुदायों की विशिष्ट समस्याओं पर विचार करने के लिए ये सच्चर समिति है। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में, और समिति ने बहुचर्चित रिपोर्ट 2006 को सौंपी गई। और समिति ने पाया कि भारतीय मुस्लिम समुदाय कई समस्याओं का सामना करते हैं, जिसमें पहली समस्या है पहचान से जुड़ी समस्या, सुरक्षा संबंधित समस्या, शिक्षा में पिछड़ापन और अशिक्षा व भेदभाव। तो ये कुछ बिंदु आपको समस्याएं भी इनकी ध्यान रखनी है सच्चर समिति के रिगार्डिंग। इस तरह से अपना ये जो तीसरा यूनिट है ये कंप्लीट होता है यहाँ पर।
तीसरी यूनिट में दोस्तों वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, पर हमने यहाँ पर कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को ही लिया है जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, या पिछले सालों में आपने देखा होगा कि इनसे प्रश्न ज़्यादा आए हैं। तो ऐसे में इन्हीं टॉपिक्स को आपको जरूर से याद करना है, क्योंकि एग्जाम के लिए समय कम है। तो ऐसे में कुछ चुनिंदा टॉपिक्स की ही अपन बात करने वाले हैं। और अब अपन पढ़ते हैं चौथा यूनिट। चौथे यूनिट का नाम है संवैधानिक उद्देश्य और मौलिक अधिकार। इस यूनिट में 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से प्रश्न घूम फिरा करके पूछ लेता है। तो एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करना है। पहले हम संविधान के बारे में बात करेंगे, उसके उद्देश्यों के बारे में और बाकी सारी चीज़ें, और मौलिक अधिकारों के बारे में भी बात करेंगे। तो आपको ध्यान से समझना है एक एक बिंदु को। चौथा यूनिट दोस्तों आपका 10 नंबर का है। जाहिर सी बात है, बड़ा प्रश्न यहाँ से बन सकता है और कुछ प्रश्न यहाँ से छोटे भी बन सकते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं संविधान क्या है। संविधान किसी देश का सर्वोत्तम कानून होता है जिसके आधार पर वहाँ की शासन प्रणाली स्थापित होती है, जिसके द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश का शासन नागरिक कार्य करेंगे। शासन भी मतलब कि शासक, जैसे अपना प्रधानमंत्री है तो वो भी उसके अधीन ही रहेगा और बाकी की प्रजा भी उसके अधीन ही रहेंगे, और संविधान के सभी जो रूल्स हैं, सभी नियम, उनका पालन किया जाएगा। इसके बाद में अतः संविधान की दोहरी भूमिका है। वह किसी राष्ट्र के सामने कुछ सामूहिक उद्देश्य निर्धारित करता है और साथ ही उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास कैसे किया जाएगा यह भी निर्धारित करता है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए। और उद्देश्यों के लिए, किन उद्देश्यों के लिए संविधान बनाया जाता है, तो वो उद्देश्य भी आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि संविधान मुख्य किन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से पहला उद्देश्य देखिए, भारत के एक गणराज्य के रूप में स्थापित करने के तौर पर। दूसरा, भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता तथा बंधुता प्राप्त करने तथा बढ़ाने के लिए कैसा गणराज्य और कैसा न्याय, कैसे स्वतंत्रता, बंधुता हो, यह भी इसकी उद्देशिका में बताया गया है। तो ये 2 उद्देश्यों के लिए यहाँ पर संविधान बनाया गया है। तो 2 मुख्य उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर के प्रश्न आपको पूछा जाए तो उसमें आपको ध्यान रखना है संपूर्ण सत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, संसदीय शासन प्रणाली, कठोर और लचीला संविधान, संघात्मक एकतात्मक शासन, वयस्क मताधिकार, 18 साल के बाद में मताधिकार वगैरह, और मौलिक अधिकार, लिखित और विशाल संविधान अपना। तो ये कुछ विशेषताएं आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, संविधान की विशेषताएं। इसके बाद में नागरिकों के मूल अधिकार आपको ध्यान रखने होंगे। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का, वो सारी चीज़ें। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, मतलब प्राथमिक शिक्षा के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, मतलब निःशुल्क शिक्षा है प्राथमिक शिक्षा, संस्कृति वगैरह। संपत्ति का अधिकार, किसी की संपत्ति हड़प नहीं सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब प्राथमिक उपचार वगैरह जो फ्री कर रखा है, तो वो सारी चीज़ें। इसके अलावा बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार प्रच्छा। तो ये कुछ बिंदु इधर हो गए हैं। इसके बाद में नागरिकता को लेकर के एक टॉपिक आता है। नागरिकता में देखिए, नागरिकता की अवधारणा यूनानी नगर राज्यों से प्रारंभ हुई। नागरिकता व्यक्ति तथा राज्य के परस्पर संबंध को दर्शाती है, जिसके अनुसार व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन करता है। नागरिकता का मतलब है एक राज्य के अधीन होकर के उसके नियमों का पालन करना, तो राज्य उसे सुरक्षा प्रदान करेगा। ये कुछ बातें नागरिकता के तौर पर ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का प्रश्न आ जाता है, तो उसमें देखिए आपको क्या लिखना होगा। इसमें देखिए, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान के लिए अपने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च अक्षुण बनाए रखें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ये कुछ हो गए यहाँ पर। और इसके बाद में देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना आए, भाईचारे से रहें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक वातावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि हैं, इनकी रक्षा करनी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है और हिंसा से दूर रहना है। तो ये यहाँ पर बिंदु कुछ हो गए हैं। इसके बाद में भारत की संघीय व्यवस्था को लेकर के महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 सूचियां निम्न है। पहली है संघ सूची। इस सूची में रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। दूसरा यहाँ पर देखिए राज्य सूची। राज्य सूची में, इस सूची में पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इसके बाद में समवर्ती सूची आएगी। समवर्ती सूची में देखिए, सूची में शिक्षा, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय इसके अंतर्गत आएंगे।
आगे देखिए, भारत में शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी को लेकर के भी अगला टॉपिक महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर देखिए, देश में शिक्षा की व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी है, इस सवाल को लेकर के काफ़ी विवाद के बाद में 1950 में यह तय किया गया कि इसकी प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही रहेगी, शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी। यह निर्णय इसलिए भी लिया गया क्योंकि हमारा देश विविधता भरा देश है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें केंद्र में पूरे देश के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो सकती है, सभी जगह पर एक ही नियम लागू नहीं हो सकते हैं। केंद्र व राज्य स्तरीय व्यवस्थाओं के देखिए बारे में, इसमें केंद्र सरकार ने शिक्षा के मामले में एक मंत्रालय बनाया है जिसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD रखा। इस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT बनी हुई है, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और पाठ्यक्रम बनाती है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। और इसके बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत समय समय पर देश भर में शिक्षा के उन्नयन के लिए, उसको आगे बढ़ावे के लिए, विकास के लिए और कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या कमियाँ रह रही है। सर्व शिक्षा अभियान SSA आदि का संचालन किया जाता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA ये भी चलाए जा रहे हैं। केंद्र के इन ढांचों का अनुकरण करते हुए राज्यों में भी शिक्षा मंत्रालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि स्थापित किए गए हैं। ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में संविधान में भाषा और राजभाषा को लेकर के भी आपके यहाँ पर सवाल रहता है परीक्षा में कि कौन कौन सी जो भाषाएं हैं इनको यहाँ पर राजभाषा में लिया गया है, राज्य भाषा वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो भारतीय संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है। वैज्ञानिक सरलतम भाषा भारत के 9 राज्यों की मातृभाषा हिंदी है। केंद्र की सरकारी कामकाज के लिए संविधान द्वारा हिंदी को ही राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा क्या होती है, इस बारे में भी अगर आपको सवाल आता है तो इसमें ध्यान रखना है कि राज्य के जो शासन के कार्य हैं इनमें जिस भाषा का उपयोग होता है वो राजभाषा कहलाती है। तो प्रांतों की राजभाषा वहाँ की मातृभाषा होती है, जैसे गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी को अभी प्राथमिकता नहीं मिली है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मानवाधिकार आयोग के बारे में अपन बात करते हैं। किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को असली पहचान होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर वर्गों के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये मानवाधिकार आयोग का काम है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी रखती है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया 2000 में। तो ये आपको ध्यान रखना है मानवाधिकार आयोग के बारे में। और इसके कुछ और बिंदु यहाँ पर महत्वपूर्ण रहते हैं, जिसमें देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान या वैधानिकता अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर आयोग पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच करता है। तो ये बिंदु कुछ हो गए यहाँ पर। और महिलाओं के अधिकार, संविधान में महिलाओं को क्या अधिकार प्राप्त हैं, तो ये भी बिंदु महत्वपूर्ण रहता है। इसमें देखिए, पहला बिंदु, भारतीय संविधान अपने 14वें अनुच्छेद में जहाँ देश की सभी महिलाओं तथा पुरुषों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार एवं अवसर प्रदान है। अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर व्यक्ति के साथ में भेदभाव पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 15(3) में राज्य में महिलाओं के हित के लिए अलग से नियम बनाने का अधिकार भी प्रदान करता है कि अगर कोई ऐसी गड़बड़ होती है तो राज्य खुद का नियम कोई बना सकता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इसी तरह से 39वां अनुच्छेद आजीविका के समान अवसर महिला पुरुष को और समान काम करने के लिए वेतन यहाँ पर समान तो निर्देश राज्यों को देता है। अनुच्छेद 42 राज्यों को काम करने के योग्य, उपयुक्त एवं मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सुविधाएं प्राप्त करने का निर्देश भी देता है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गया। और इसके बाद में अगला बिंदु देखिए, इसी तरह से अनुच्छेद 51 का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वे किसी भी ऐसे कार्य से दूर रहें जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसके अलावा देखिए, चौथे यूनिट में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, सीरीज से हम बात करते हैं भारत का संविधान किस वर्ष में और किस दिन लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये बात ध्यान रखना है। इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि स्वतंत्र भारत का नवनिर्मित संविधान कब लागू हुआ, तो 2016 में, 2018 में। इस तरह से 2 बार प्रश्न आया है, थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न को ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको ध्यान रखना है नवनिर्मित संविधान कब लागू हुआ या फिर संविधान किस वर्ष में लागू हुआ। तो एक ही बात यहाँ पर हो रही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात आती है, तो आंतरिक व बाह्य दृष्टि से भारत किसी विदेशी सत्ता के अधिकार में नहीं है, सारे नियम खुद के हैं, सारे कानून खुद के हैं। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ और बातें, फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखना है कि गणराज्य का क्या अर्थ है।
गणराज्य का मतलब है राज्याध्यक्ष वंशानुगत राजा नहीं हो सकता है। यहाँ पर चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि को चुना जाता है। राज्याध्यक्ष का चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए यहाँ पर रहता है और 5 वर्ष बाद में फिर चुनाव होते हैं और जनता द्वारा चुना जाता है। तो गणराज्य हो गया। और पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ होगा कि भारत राज्य कोई अपना कोई खास धर्म नहीं है, यह किसी भी विशेष धर्म या में आस्था नहीं रखता है, सभी धर्मों को सम्मान देता है। तो ये पंथ निरपेक्षता हो गई। और संविधान की विशेषताओं को लेकर के हमने बात कर रखी है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। तो ये से कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने। इसके अलावा और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। संवैधानिक मूल्यों को लेकर अगर बात आती है तो सभी प्राकृतिक संसाधनों का लोकहित में प्रयोग, लोगों के बीच में असमानता को दूर करना, राज्य किसी भी धर्म के आधार पर न चलें, सभी धर्मों को सम्मान करें, कानून के समक्ष सबकी समानता, राष्ट्र की एकता बनाए रखना, इस तरह से संवैधानिक मूल्य ध्यान रखना है। मौलिक या मूल अधिकार क्या होता है उस बारे में आता है प्रश्न। तो नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त हैं जो अधिकार उनको मौलिक अधिकार कहेंगे। इनकी रक्षा की गारंटी संविधान देता है। ये अधिकार सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। तो 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ऐसा भी प्रश्न देखिए 2017 में आया है, 15 में आया है। तो फैक्ट भी आपको पूछ सकता है कि संविधान का अधिकार संविधान के 4 अनुच्छेदों 19, 20, 21, 22 में स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के इन अनुच्छेदों में वर्णित रहा है। इसके अलावा बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में ध्यान रखना है। अधिकार परीक्षा के बारे में अगर प्रश्न आता है तो इसमें देखिए अधिकार परीक्षा में जब न्यायालय को ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका हक नहीं है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। तो ये 2 प्रश्न 2016 में आया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न आपको इस यूनिट से ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो इनके ऊपर आपको पकड़ थोड़ी सी मजबूत अपनी रखनी होगी। इसके अलावा शासन व्यवस्था की जो अनुसूचियाँ हैं उसमें 3 अनुसूची ध्यान रखना है। देखिए 2017 में प्रश्न आया हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है कि संघ सूची में क्या है, राज्य सूची में क्या है और समवर्ती सूची में क्या हो रहा है। तो वो मैंने आपको बता ही दिया है 3 सूचियाँ। और NCERT का पूरा नाम तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान शिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये इसका NCERT का पूरा नाम हो गया। CBSE का पूरा नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE का पूरा नाम। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए संविधान, मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 14 भाषाएं शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं बताई हैं? तो 22 भाषाएं बताई हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। और अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 5वें यूनिट के बारे में। यूनिट का नाम है औपनिवेशिक काल में शिक्षा का इतिहास। आपको पीछे के सारे यूनिट्स आई होप समझ में आ रही होंगे। कोई दिक्कत समस्या रहती है तो टेंशन नहीं लेना है, एक बार इस वीडियो को पूरा देखना है। फिर उसके बाद में अगर किसी यूनिट में डाउट आता है तो वीडियो के टाइटल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यूनिट स्विच करने का ऑप्शन आएगा। किसी यूनिट को अगर आपको दोबारा देखना है तो सीधा यूनिट पर स्विच करके आप उस यूनिट को रिवाइज कर पाएंगे, या फिर कोशिश करना एक बार स्पीड बढ़ा करके इस जो कंप्लीट मैराथन वीडियो है इसको 1 घंटे में ही देखने की कोशिश करना। और फिर टाइम रहता है तो 2-3 बार आप इसको रिवाइज कर लेना। बोला हुआ ज़्यादा याद रहता है, ऐसा आप भी अनुभव कर रहे होंगे। तो सारी बातें सुनने की कोशिश करना और हर एक बात को ज़्यादा सीरियस ऐसा नहीं लेना है कि एक ही टॉपिक के पीछे पड़ जाना है। नॉर्मली आप पढ़ेंगे तो भी जो अधिकतर टॉपिक्स हैं वो आपको कवर हो जाने वाले हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत समस्या है नहीं। औपनिवेशिक काल में शिक्षा जो भारत का शिक्षा मॉड्यूल चला रहा है वो अपन पहले भी क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हैं ऐतिहासिक टॉपिक्स में, तो वो कुछ ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लगाने होंगे। इस यूनिट में भी आपको हंटर कमीशन वगैरह ये कुछ बेसिक्स जो टॉपिक्स हैं वो रहेंगे जिनको हम इजीली समझने वाले हैं। 15 नंबर का यूनिट यहाँ पर सीरीज के अनुसार मेंशन किया गया है और आपका जो लास्ट वाला 6ठा यूनिट है वहाँ पर कुछ नंबरिंग मेंशन नहीं कर रखी है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, क्योंकि 6ठा यूनिट आप जब देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप हुए हैं, वहाँ से भी प्रश्न आते ही आते हैं। तो यहाँ पर या तो ये हो सकता है कि ये यूनिट आपका 5 नंबर का हो और 6ठा यूनिट आपका 10 नंबर का हो, या फिर हो सकता है नंबरिंग में कुछ गड़बड़ हो। तो अपन क्या करेंगे, 5वें जो यूनिट है इसके सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो जरूरी आपको जरूर से याद करने हैं उनको, और फिर आगे अपन वीडियो में ही इसी वीडियो में 6ठे यूनिट के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन देख लेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देख लेंगे कि ये तो आपको जरूर से याद कर ही लेना है, तो उनके बारे में शॉर्ट तरीके में अपन बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला टॉपिक देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग 1882-83 में हंटर कमीशन आप कह सकते हैं, तो हंटर कमीशन के बारे में भी आपको जरूर से ध्यान में रखना है, प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है।
आयोग की नियुक्ति का कारण क्या रहा? 1854 के घोषणा पत्र के अनुसार आशाजनक प्रगति न होना और प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति जरूर हुई, अवश्य हुई। इसी बीच में 1857 की क्रांति के स्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर दी गई। भारत की राजसत्ता ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले ली। इसके बाद में देखिए 1882 में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय नियुक्त होकर के भारत आया। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, जिसे हंटर कमीशन भी कहा जाता है। आयोग के उद्देश्यों को लेकर के अगर प्रश्न आता है तो पहला उद्देश्य देखिए भारत में प्राथमिक शिक्षा की दशा देखना तथा उसके विकास में सहयोग देना। दूसरा उद्देश्य उच्च व माध्यमिक शिक्षा के प्रोत्साहन में प्राथमिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा उद्देश्य देखिए माध्यमिक शिक्षा का प्रसार किन साधनों से किया जाए। चौथा उद्देश्य सहायता अनुदान प्रणाली के संबंध में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए। पांचवा उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकार की नीति क्या होए। तो ये कुछ उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हंटर आयोग में प्राथमिक शिक्षा के बारे में देखिए जनसाधारण में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, पिछड़ी जातियों और आदिवासियों में विशेष रूप से प्रचार प्रसार, प्रशासन जो है वो इसका जो संचालन करेगा वो उसका संचालन का भार जिला परिषदों और नगर पालिकाओं को दे दिया जाए। इसमें जीवन उपयोगी विषयों जैसे गणित, कृषि आदि को स्थान दिया जाए जो जीवन उपयोगी विषय हैं। गणित मतलब गणना के काम में और कृषि जो जीवन यापन के लिए भोजन आदि प्राप्ति में। तो ये कुछ बातें प्राथमिक शिक्षा को लेकर के हो गई है। इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा को लेकर के अगर सवाल आता है तो यहाँ पर देखिए इसके लिए सहायता अनुदान प्रणाली का प्रयोग किया जाए। हर जिले में एक विद्यालय का निर्माण किया जाए और उसके संचालन का भार वहाँ के निवासियों को दे दिया जाए ताकि वो वहाँ के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर पाएँ, वहाँ की मातृभाषा के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर पाएँ। माध्यमिक स्तर पर 2 प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए, ए तथा बी कोर्स। माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए, प्रैक्टिकल वगैरह देकर के सिखाया जाए। एक इस शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होए, छात्रों को अंग्रेजी का कुछ ज्ञान अवश्य दिया जाए पर जो मेन फोकस है वो मातृभाषा पर रखा जाए। इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है उच्च शिक्षा को लेकर के। इसमें देखिए कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए। कॉलेज के शिक्षकों की संख्या व फर्नीचर, पुस्तकालय और भवन निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रख करके सहायता अनुदान दिया जाए। कॉलेजों के पाठ्यक्रमों को छात्रों की रुचि के अनुसार विस्तृत करके उन्हें चयन करने का अवसर दिया जाए। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथा बिंदु आता है सहायता अनुदान प्रणाली के बारे में। देखिए प्राथमिक स्कूलों के लिए परीक्षा फल के अनुसार वेतन प्रणाली का भी प्रयोग किया जाए। सहायता अनुदान देते समय विद्यालयों की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए। विद्यालयों को पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री, फर्नीचर आदि के लिए विशेष सहायता अनुदान भी दिया जाए बच्चों की संख्या के अनुसार और बच्चों की रुचि के अनुसार। तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी होगी सहायता अनुदान देने में। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धार्मिक शिक्षा को लेकर के। इसमें देखिए सरकारी स्कूलों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा न दी जाए। गैर सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है परंतु सरकार द्वारा उसकी ओर कोई ध्यान न दिया जाए। यहाँ पर दोस्तों देखिए धार्मिक शिक्षा को लेकर के बात आती है तो किसी धर्म के प्रति भड़काया ना जाए या किसी धर्म के प्रति गलत शिक्षा ना दी जाए, सभी धर्मों के सम्मान के बारे में बातचीत करी जाए, तो वो धार्मिक शिक्षा की बात हो रही है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है मुसलमानों की शिक्षा को लेकर के। इसमें देखिए प्राचीन ढंग से शिक्षा देने वाले मुस्लिम स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाए। जिन प्राथमिक स्कूलों में मुसलमानों की संख्या अधिक है उसमें फारसी की शिक्षा दी जाए। मुसलमानों ने शिक्षा के प्रसार के लिए छात्रवृत्तियाँ भी इनको दी जाए मुसलमानों में, और इनको सरकारी नौकरियों में उचित अनुपात में भी रखा जाए। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर मुसलमानों की शिक्षा में ध्यान रखना है। इसके अलावा स्त्री शिक्षा को लेकर के, स्त्री शिक्षा में देखिए बालिकाओं के विद्यालयों में अधिक सहायता अनुदान दिया जाए बालिकाओं को। बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार करने के लिए छात्रवृत्ति और निःशुल्क शिक्षा देने की योजनाएं बना सकते हैं। पर्दे में रहने वाली बालिकाओं के लिए अध्यापिकाओं को नियुक्त करके उनके घरों में जाकर के शिक्षा देने के लिए कह सकते हैं। बालिकाओं के विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षिकाओं को नियुक्त किया जाए, मतलब महिला टीचर ही वहाँ पर बालिकाओं के विद्यालय का निरीक्षण करेगी, तो ऐसा वहाँ पर सेफ्टी वगैरह सारी चीज़ें वो रहेगी। तो बालिका शिक्षा, स्त्री शिक्षा को लेकर के ये बिंदु ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में आयोग का मूल्यांकन। इसमें देखिए कमीशन का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अद्वितीय स्थान है। कमीशन की जांच के परिणाम स्वरूप भारत में महान शैक्षिक जागृति हुई तथा एक निश्चित नीति का सूत्रपात हुआ। देश में प्राथमिक विद्यालयों का जाल सा बिछ गया। अंग्रेजी स्कूलों, कॉलेजों का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ। आयोग की सिफारिशों में उस थे
पहला दोष आर्थिक व औद्योगिक विकास का अभाव, जब साधारण की मांग की पूर्ति नहीं हो पाई जनसाधारण की, और समाज को इस शिक्षा प्रणाली ने दो स्पष्ट वर्गों में बांट दिया, पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल था। तो ये बिंदु इधर आपको ध्यान रखना है आयोग के मूल्यांकन में। अब हम बात करते हैं आधुनिक शिक्षा के प्रसार में भारतीयों का योगदान क्या रहा, उस बारे में देखिए। बड़ौदा नरेश का प्रथम प्रयास मार्च 1892 में महाराज सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा नरेश ने एक राजाज्ञा द्वारा घोषित किया कि अमरेली नगर के एक तालुका में 9 ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। 7 से 12 वर्ष तक के सब बालकों और 7 से 10 वर्ष की आयु तक की सब बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। नवंबर 1893 में अनिवार्य शिक्षा का यह कार्य प्रारंभ किया गया और इसमें आश्चर्यजनक सफलता भी देखने को मिली, प्राप्त हुई। उपरोक्त तालुका के 52 ग्रामों में शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और 1906 में एक अधिनियम बना करके राज्य के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे देखिए गोपाल कृष्ण गोखले का प्रस्ताव इस बारे में क्या रहा कि केंद्रीय धारा सभा के सदस्य के रूप में 19 मार्च 1910 को गोखले ने यह प्रस्ताव रखा। यह सभा सिफारिश करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए और इस संबंध में निश्चित प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जाए। तो ये बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का मुख्य कारण था कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की दयनीय दशा देख करके गोखले का हृदय द्रवित हो गया। उनका विश्वास था कि यह बात स्पष्ट है, एक अशिक्षित या अज्ञान जाति कदापि वास्तविक उन्नति नहीं कर सकती है, जीवन की दौड़ में अवश्य पीछे रह जाएगी अगर वो शिक्षित नहीं होएगी। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले का आपको यहाँ पर प्रस्ताव ध्यान रखना है, उनका विश्वास ध्यान रखना है। मतलब एक बातचीत के तौर पर आपको अगर प्रश्न आता है तो फिर विस्तार पूर्वक आपको इनके विचार लिखने होंगे। इसके बाद में आगे देखिए उस समय देश में केवल 6% साक्षरता थी और प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने वाले योग्य बालकों में से केवल 23.8% बालक और 2.7% बालिकाएं इस शिक्षा से लाभ ले रहे थे। तो ये बात हो गई। अतः गोखले ने प्रस्ताव में निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला सुझाव क्या दिया इन्होंने, जिन क्षेत्रों में 33% बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनमें 6 से 10 वर्ष तक के आयु के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा कर दी जाए। और दूसरा बिंदु, प्राथमिक शिक्षा का व्यय स्थानीय संस्थाएं तथा सरकार 1:2 के अनुपात में वहन करेंगी। स्थानीय जो संस्थाएं हैं वो जितना खर्च करेगी सरकार उसका डबल और खर्च करेगी। तो इस तरह से 3 गुना पेमेंट खर्च किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा बिंदु, प्राथमिक शिक्षा की देखभाल के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की जाए। चौथा बिंदु, बजट में प्रतिवर्ष शिक्षा की प्रगति का स्पष्ट वर्णन किया जाए। पांचवा बिंदु, केंद्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया जाए जो प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए एक योजना भी बनाएगा तो और बाकी सारी क्रियान्विति करेगा। तो ये बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन मिला और सरकार ने 1910 में केंद्र के अधीन एक शिक्षा विभाग स्थापित कर दिया, मंत्री की नियुक्ति कर दी, परंतु प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर मामला अटक गया। इसके बाद में गोखले का विधेयक के बारे में प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता देख करके गोखले ने 19 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा में अपना विधेयक रखा। इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत की क्रमशः लागू करना था। अनिवार्यता का सिद्धांत। विधेयक के प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं इसमें देखिए। पहला बिंदु है तथ्य का, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उन्हीं स्थानों पर लागू की जाए जहां पर एक निश्चित संख्या में बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हों। गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वह यह प्रतिशत निश्चित करे। दूसरा बिंदु, सरकार की स्वीकृति के पश्चात ही संस्थाएं उक्त नियम को लागू कर सकती हैं, स्वेच्छा से नहीं कर सकती हैं। तीसरा बिंदु, स्थानीय संस्थाओं को यह अधिकार होएगा कि इस नियम को वह चाहे तो मान सकती है और वह चाहे तो नहीं मान सकती है। तो ये बात हो गई है। इसके बाद में चौथा बिंदु, पर यह अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का नियम लागू होगा वहां पर 6 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा भी अनिवार्य होगी। नियम का उल्लंघन करने वाले अभिभावकों को दंड भी दिया जाएगा। बालिकाओं के लिए भी धीरे धीरे प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी। स्थानीय संस्थाएं यदि उचित समझती है तो वह शिक्षा संबंधित कर भी लगा सकती है। यदि अभिभावक की मासिक आय 100 रुपये से कम है तो
बालक से फीस न ली जाए। तो ये से कुछ आपको उदाहरण इनके ध्यान रखने हैं, बातचीत के सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसमें देखिए, विधेयक को जनमत संग्रह के लिए स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालयों एवं कुछ व्यक्तिगत संस्थाओं के पास भेजा गया। 17 मार्च 1912 को धारा सभा में विधेयक पर वाद विवाद हुआ और 2 दिन तक यह वाद विवाद चला। 19 मार्च 1912 को इसके पक्ष में 13 वोट तथा विपक्ष में 38 वोट मिले और यह बिल पास न हो सका। इस प्रकार गोखले प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की चेष्टा में असफल रह गए। तो यहाँ तक की बात हो गई है। इसके बाद में मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के बारे में प्रश्न आ सकता है। यहाँ पर देखिए, मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1918। इसमें देखिए, गोखले के कार्य से प्रेरणा लेकर के भारत से एक अन्य महान नेता विठल भाई पटेल ने मुंबई में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य प्रांत में नगर पालिका क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना था। इस अधिनियम ने प्राथमिक शिक्षा के इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारंभ किया। इस उदाहरण को भारत के अन्य प्रांतों में भी अनुसरण किया गया तथा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तो ये मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1918 के बारे में भी बातें ध्यान रखनी है और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है शारदा सदन को लेकर के। इसमें देखिए, पंडित रमाबाई सरस्वती का महत्वपूर्ण योगदान था शारदा सदन, जिसकी स्थापना 11 मार्च 1889 में चौपाटी मुंबई में हुई। उन्होंने विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए शारदा सदन खोला, जो उनका घर भी था और विद्यालय भी। रमाबाई ने इसे एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के केंद्र के रूप में खोला। शारदा सदन की महिलाओं को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, बढ़ई का काम, मिट्टी के बर्तन आदि बनाना, बागवानी, टोकरी बनाना जैसे काम सिखाए जाते थे। उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता था। महाराष्ट्र में विधवाओं के लिए यह पहला घर था। इसके अलावा भारत में एकमात्र ऐसा स्थान बंगाल में था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि उस समय विधवाओं के लिए एक पहला घर महाराष्ट्र में और इसके अलावा दूसरा बंगाल में। बॉम्बे में अनेक बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने रमाबाई की भावना, संगठन क्षमता और राष्ट्र प्रेम की सराहना की और शारदा सदन को सहयोग दिया। इसके बाद में 1890 में इसे पुणे में स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके पीछे कुछ आर्थिक कारण थे। बॉम्बे में खर्च अधिक था। दूसरा, रमाबाई चाहती थी कि इसे पुणे के रूढ़िवादी लोगों के बीच में लाया जाए ताकि वहाँ की महिलाओं तक पहुँच बनाई जा सके, अपना सेल्फ डिफेंड रहने की। तो वो सारी चीज़ें हैं और रमाबाई के कार्यों का भारी विरोध भी हुआ। उन्होंने वर्ष 1883 में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। एक ओर तो मिशनरी उनके कामों का विरोध करते थे क्योंकि वे धर्मनिरपेक्षता का पक्ष लेती थी, जबकि दूसरी ओर रूढ़िवादी हिंदू नहीं चाहते थे कोई विधर्मी महिला उनकी बेटियों को शिक्षा दे। तो ये से कुछ विरोध उनका हुआ। इसके बाद में सावित्रीबाई फुले को लेकर के प्रश्न आ सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु रहता है, प्रथम भारतीय महिला शिक्षक के रूप में आपको इनको याद रखना है, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। आइए अब अपन बात करते हैं। जन्म इनका 3 जनवरी 1831 को हुआ। जन्म की बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय महिलाओं के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावित्रीबाई भारतीय व्यक्ति द्वारा संचालित प्रथम महिला विद्यालय की प्रथम शिक्षिका थी और इन्होंने आधुनिक मराठी काव्य की विदुषी भी इनको समझा जाता है। ज्योतिबा के सहयोग से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिल हुई और विशेष योग्यता के कारण उत्तीर्ण हुई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में 1848 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के एक बालिका विद्यालय स्थापित किया। रूढ़िवादियों को यह नागवार गुजरा और उन्होंने हर मुमकिन तरीके से इसका विरोध किया। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को बाहर निकल करके सफल होना अपने आप में अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य था। सुबह स्कूल जाना सावित्रीबाई के लिए एक कठिन परीक्षा बन गई थी। रूढ़िवादी समाज ने इस साहसिक कार्य के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया था। महिला शिक्षकों को क्रोध की नज़रों से देखा जाता था। सभी विरोधियों के बावजूद सावित्रीबाई ने लड़कियों को पढ़ाना जारी रखा। वह विद्यालय जाते समय अपने साथ थैले में एक और एक्स्ट्रा साड़ी ले जाती थी। दूसरी साड़ी वह विद्यालय में जाकर के पहनती थी, क्योंकि जो साड़ी घर से पहन करके आ रही है, घर से पहन करके निकल रही है, वह उस पर विरोधियों द्वारा कीचड़ आदि फेंके जाने से मैली हो जाती थी और स्कूल जाकर के वो दूसरी चेंज कर लेती थी। फिर वापस घर लौटते समय वही गंदी साड़ी को पहन करके घर आती थी। यह कठिन परीक्षा लंबे समय तक चलती रही, तब तक कि सावित्रीबाई ने एक व्यक्ति को थप्पड़ नहीं मारा जो उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा था। वह थप्पड़ उनकी कठिन परीक्षा का अंत था। तो इस तरह से ये कुछ बातें आपको
प्रथम शिक्षिका के रूप में ध्यान रखनी है सावित्रीबाई फूले के बारे में। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है देशज विद्यालय क्या है। देशज विद्यालयों में आमतौर पर पढ़ना लिखना और अंकगणित सिखाया जाता था, परंतु इनका मूल जो रूप है वो धार्मिक तथा वाणिज्यिक था। देश भर शिक्षा की खासियत स्थानीय परिवेश में उनकी अनुकूलता, जीवंतता और समुदाय आधारित थी। देशज शिक्षा व्यवस्था ऐसी ठोस व्यवस्था थी कि विविध आर्थिक परिस्थितियों और राजनीतिक व्यवस्थाओं तथा परिवर्तनों में भी विकसित थी। उनमें केवल एक ही कमी थी, बालिकाओं तथा दलितों का अभाव था। देशज शिक्षा संस्थान बिना राजनीतिक सहयोग से बने और स्थानीय लोगों की पहल तथा मदद से चलाए जाते थे। वे स्थानीय समुदाय के प्रति उत्तरदायी थे। आज भी कई समुदाय आधारित उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान हैं, तो देशज विद्यालय के बारे में ध्यान रखना है। और अगला टॉपिक है प्राच्य शिक्षावादी नीति। इसमें देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में भारत में विभिन्न भागों को जीतना और उस पर शासन करना आरंभ किया तो परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। कंपनी की भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उच्च जाति के भारतीयों की सहायता की आवश्यकता थी। ये उच्च जाति के लोग ईसाई पादरियों की गतिविधियों को मित्रता की दृष्टि से नहीं देखते थे। इसी कारण कंपनी के लोग ब्रिटिश शासकों के एक वर्ग के निरंतर दबाव के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। राजनीतिक आर्थिक दबावों में उन्हें मजबूर किया गया कि वे भारतीयों द्वारा समर्पित शिक्षा नीति को अपनाएं और 1781 में कलकत्ता मदरसा आरंभ किया, जिससे प्रभावशाली हिंदू और मुस्लिम नेताओं को संतुष्ट किया जा सके और उनमें समन्वय स्थापित किया जा सके। इसके पश्चात ही सन 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इन दोनों कॉलेजों के अधिकांश छात्र हिंदू और मुस्लिम धर्म के मानने वाले उच्च वर्ग के लोगों में से होते थे। उन्हें कंपनी के उच्च पदों पर नियुक्त करके उनका समर्थन प्राप्त किया जाता था। कंपनी ने शिक्षा पर व्यय करने के लिए केवल 1 लाख रुपए की मामूली सी राशि निश्चित की। इस राशि को व्यय करने का आरंभ भी 1823 में हुआ, जब एक सामान्य कमेटी इस काम के लिए बनाई गई ताकि वह चार्टर एक्ट के शैक्षिक नियम को लागू करे। शैक्षिक नीति के इस पक्ष को पाश्चात्य शिक्षावादी नीति कहा गया। तो ये बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। पाश्चात्य शिक्षावादी नीति आ गया है, तो पाश्चात्य शिक्षावादी नीति क्या है इस बारे में देखिए। अंग्रेजों ने अपनी स्थिति मजबूत करके अपने व्यापार उद्देश्यों को औद्योगिक उद्देश्यों में बदल दिया था, क्योंकि उन्हें अपने उत्पादन के लिए भारत एक मंडी के रूप में दिखाई देने लगा। शिक्षा संपन्न वर्ग को पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगने लगे ताकि वे लोग अपने प्रभाव से भारत के जनसाधारण को इस बात के लिए तैयार कर सके कि वे यूरोप की फैक्ट्रियों और कारखानों में तैयार माल को भारत में खपाएं और यहाँ के बच्चों को माल के कारखानों में भेजें। शिक्षा के साहित्य में इस विचारधारा को अधोमुखी निस्यंदन नीति कहा गया। इसके बाद में आगे देखिए, कंपनी ने निश्चय किया कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए धन व्यय किया जाए। सन 1837 में अंग्रेजी शिक्षा भाषा बन गई। शीघ्र ही अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ने लगी, क्योंकि 1844 में देसी लोगों के लिए सरकार ने छोटे पद वाली नौकरियों में दरवाजे खोल दिए। इस शिक्षा नीति से देसी वर्ग अंग्रेजी शिक्षा संस्थानों की ओर आकर्षित हुआ। तो ये बिंदु कुछ यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं पाश्चात्य शिक्षावादी नीति के बारे में। और इसके बाद में अगला बिंदु देखिए, अंग्रेजी शासन काल में शिक्षा कैसे प्रभावी रही है। तो भारतीय नेताओं एवं शिक्षा विचारकों के विचारों में अंग्रेजी की शिक्षा नीति तथा पद्धति भारत के लिए सर्वथा अनुपयुक्त, अहितकर एवं राष्ट्र विरोधी रही है। इसके विपरीत भारत के अंग्रेज शासकों के कथानुसार अंग्रेजी शिक्षा तथा शिक्षा पद्धति भारत के श्रेष्ठ वरदान रही है। इसके बाद में देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लाभ को लेकर के अगर प्रश्न आता है तो यहाँ पर देखिए, पहला लाभ है पाश्चात्य ज्ञान व अज्ञान के संपर्क। भारत समय गुजरने पर अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को भूलता जा रहा था। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को अपना करके पाश्चात्य साहित्य एवं विद्वानों से भारतीयों ने परिचय प्राप्त किया और उन्नति के पथ पर अग्रसर हुए। दूसरा बिंदु, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण। अंग्रेजी शासन की स्थापना के समय भारतीय समाज की दशा बहुत ही शोचनीय थी। यहाँ पर सती प्रथा, शिशु हत्या, बाल विवाह, अस्पृश्यता आदि हानिप्रद कुरीतियां प्रचलित थी। अंग्रेजी शिक्षा से नया रूप मिला है। तीसरा बिंदु देखिए, साहित्य तथा सांस्कृतिक जागृति हुई है, प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ है। चौथा बिंदु देखिए, वैज्ञानिक पद्धति को लेकर के
वैज्ञानिक पद्धति में देखिए अंग्रेजी के द्वारा भारत में वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाने लगी। 1897 में जगदीश चंद्र बोस ने भौतिक विषयक अपनी खोजों में यूरोप के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया। फलतः भारतीयों में आत्मविश्वास जागृत हुआ कि वैज्ञानिक क्षेत्र में भी प्रगति कर सकते हैं। पांचवा बिंदु देखिए ललित भारतीय कलाओं के लिए भारत सरकार ने मुंबई, मद्रास, कोलकाता और लाहौर में कला विद्यालय स्थापित करके भारतीय कलाओं को पुनर्जीवित किया है। छठा बिंदु शिक्षा प्रसार के नवीन साधन अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मुद्रणालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, रेडियो, चलचित्रों आदि को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में सातवां बिंदु आता है भारतीय पुनर्जागरण। इसमें देखिए अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारतीयों के विचारों तथा दृष्टिकोणों में अमूल परिवर्तन आया है। परिणाम स्वरूप भारत में उसी प्रकार की मानसिक प्रगति हुई है जैसे कि यूरोप में 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में पुनर्जागरण में समय हुई थी। तो ये सब कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में भारत में अंग्रेजी शिक्षण प्रणाली से हानियाँ क्या क्या हो रही हैं तो वो अपन बात करते हैं। पहला बिंदु देखिए अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति भारतीय नहीं है और उसने विभाजित भारत को और विभाजित कर दिया है अलग अलग भाषाओं के तौर पर। जहाँ बहुत सी जाति प्रथा है वहाँ एक और जाति को जन्म दे दिया है। उसके बाद में दूसरा बिंदु ग्राम प्रधान देश के लिए हानिकारक शिक्षा प्रणाली नागरिक विचारों और उनके अनुसार बने पाठ्यक्रम के द्वारा ग्रामीण सभ्यता नष्ट हो गई है। शिक्षित ग्रामीण बालक गांव में नहीं रहना चाहता और न ही गांव में कुछ सुधार लाने का प्रयत्न करता है। तीसरा बिंदु अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी केंद्रीय पाठ्यक्रम जो है वो अंग्रेजी माध्यम में हमारे बच्चों के मस्तिष्क को निष्क्रिय बना रहा है और इतना बोझ डाल रहा है कि वे रटने के अतिरिक्त कोई और अनुसंधान कार्य करने के योग्य नहीं रहे हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु पुस्तकों पर आधारित शिक्षा प्रणाली व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकती है। शिक्षा प्रणाली में नागरिकता का भाव व शारीरिक विकास की प्रशिक्षण का अभाव है जिससे उनमें नागरिकता के गुण उत्पन्न करने में सफलता नहीं मिलती है। प्रत्येक कक्षा के सभी बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। इससे प्रतिवर्ष सामाजिक धन का भारी अपव्यय होता है। और आगे देखिए शिक्षा प्रणाली का क्लर्क बनाना प्राचीन शिक्षा का आधार पुस्तकें हैं। इससे शिक्षित लोग क्लर्क बन जाते हैं और विद्यालयों को सही मायने में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये कुछ बिंदु हो गए हैं। इसके बाद में ध्येय रहित शिक्षा प्रणाली का कोई उद्देश्य, योजना अथवा ध्येय नहीं है। नवा बिंदु महंगी शिक्षा, परंपरागत शिक्षा प्रणाली महंगी है, शिक्षा आत्मनिर्भर नहीं, अतः लाखों लोगों को शिक्षा देने का कार्य बहुत महंगा पड़ता है। तो ये कुछ बात हो गई है यहाँ पर। और उसके बाद में आंगलवादी विचारधारा के बारे में अपन बात करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखना है आपको कि भारत में कुछ लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। यह वर्ग पाश्चात्य सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ मानता था। इस तरह की विचारधारा के लोग भारतीय ग्रंथों तथा भाषा की जगह अंग्रेजी, पाश्चात्य धर्म या साहित्य की शिक्षा में विश्वास रखते थे। उन्हें आंगलवादी कहते थे। आंगलवादी विचारधारा के बारे में इस तरह से आपको बातें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर इस तरह से सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स डिस्कशन करने के बाद में अपना 5वां यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आइए अपन बात करते हैं छठे यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों के बारे में। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, वैदिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। 2018 में 2016 में 2 बार प्रश्न आया हुआ है। अब की बार भी चांसेस हैं कि ये प्रश्न आ जाए वैदिक शिक्षा को रिगार्डिंग, छोटा प्रश्न या फिर बड़ा प्रश्न। सबसे पहले वैदिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो यह भारतीय सभ्यता के प्रारंभ होने से भी 1400 BC का है और वैदिक काल में घर बच्चे का प्रथम स्कूल और विकास तथा वृद्धि के साथ में बालक बहुत सी बातों को अचेत ही सीख जाता था, बिना सिखाए ही। और शैक्षिक दृष्टिकोण से भारत का प्राचीन काल इतना शानदार रहा है कि विदेशी विद्वानों ने इसकी बहुत प्रशंसा करी है। इन दिनों शिक्षा का मुख्य आधार वैदिक क्रिया थी। जीवन के सभी पहलुओं में धर्म अभिप्रेरणा का मुख्य स्रोत था। 4 वेदों को शिक्षा का प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत माना जाता था। 4 वेदों के बारे में आपको पता ही है। वेदों के अनुसार शिक्षा ज्ञान है, यह मनुष्य का तीसरा नेत्र है। वेदों के साथ साथ श्रुति, स्मृति आदि अनेक नवीन ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति के मस्तिष्क के कपाट खुल जाते हैं। तो ये वैदिक शिक्षा के बारे में। और अब बात करते हैं वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। देखिए उद्देश्य क्या रहेंगे इसके कि आदर्शवादी, एक तो स्वरूप उसका, और ईश्वर भक्ति, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, संस्कृति, समाज और राष्ट्र के विकास के प्रति अभिवृत्ति होगी। इन सब बातों पर अधिक बल इसमें दिया गया। वैदिक युग में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श मानव को उसके आत्मिक विकास की ओर ले जाते थे। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। और अब हम बात करते हैं विशेषता को लेकर के। वैदिक शिक्षा की पहली विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि पाठ्यक्रम में वेद और वैदिक
साहित्य का आध्यात्मिक तथा नैतिक पाठों के साथ में प्रभुत्व। साथ में वेदांग, ज्योतिष या व्याकरण, तर्कशास्त्र, कला, शिल्प, शारीरिक शिक्षा, पेशीय एवं तकनीकी विषय, ईश्वर ज्ञान, वेद, पुराण, धर्म, तपस्या आदि भी जो विद्यार्थियों की रुचियों, व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप रहे हैं। तो ये विशेषता पहली हो गई। इसके बाद में दूसरी विशेषता आती है शिक्षण विधियों को लेकर के कि श्रवण विधि, मनन विधि, दृष्टांत विधि, व्यक्तिगत निर्देशन विधि आदि विधियों का प्रयोग लाया गया, ये विशेषता रहेगी। तीसरा है उपनयन संस्कार, ब्रह्मचर्य, छात्र अध्यापक संबंध का। और चौथा है शिष्यों के कर्तव्य, अध्यापक की सेवा, अधिगम तथा अध्ययन, सादा एवं पवित्र अनुशासित जीवन। पांचवा है शिक्षा के समान अधिकार, नारी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मोनोटोरियल उप अध्यापक प्रणाली का उपयोग आदि। आपको ये विशेषताएं आदि ध्यान रखनी है। इसमें देखिए एक उपनयन संस्कार आया। उपनयन संस्कार का मतलब होता है एक विद्यालय में जो गुरुकुल में बच्चा जब प्रवेश लेता था, एक विधि के द्वारा उसको प्रवेश दिया जाता था, तो वो उपनयन संस्कार कहलाती थी। तो ये कुछ बातें यहाँ पर अपने को इस प्रश्न में ध्यान रखनी है। और इसके बाद में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से रहते हैं। अगर आपके पास में सीरीज है तो आप इन सबको पढ़ें, पर कम से कम ये 2 प्रश्न जरूर पढ़ें। एक तो मैंने आपको वैदिक शिक्षा के बारे में बताया है, और एक आपको ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा के तत्वों में संबंध, इसको जरूर से पढ़ना है। गुरुकुल कांगड़ी शिक्षा की विशेषताएं या मूल सिद्धांत आदि को लेकर के निबंधात्मक प्रश्न भी आ सकता है, और छोटे प्रश्न भी यहाँ पर देखिए। गुरुकुल कांगड़ी में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। गुरुकुल की तर्ज पर आधुनिक शिक्षा संस्था की स्थापना की गई। गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना 4 मार्च 1902 में पंजाब में स्वामी श्रद्धानंद ने की। वे आर्य प्रतिनिधि सभा से जुड़े हुए थे। इनकी शुरुआत तो एक छोटे से विद्यालय से हुई थी, लेकिन बाद में विकसित होते हुए 1962 में यह एक मानद विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया। इसकी स्थापना के समय से ही यह धार्मिक प्रकृति का था और आरंभ से ही सरकारी अनुदान एवं सरकारी प्रभाव और नियंत्रण से मुक्त रहा। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारत की गुरुकुल आधारित शिक्षा को पुनर्जीवित करना और अंग्रेजों द्वारा प्रस्तापित आधुनिक शिक्षा का एक विकल्प देना था। इसमें वैदिक शिक्षा, संस्कृत आदि पर भी अधिक जोर दिया गया। 1924 में इसे कांगड़ी हरिद्वार उत्तराखंड में लाया गया, जहां पर यह अब भी स्थित है। इसमें 6 से 8 वर्ष के विद्यार्थियों का दाखिला होता है और ये सामान्यतः 14 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में विद्यार्थी स्नातक हो जाता है। इसके बाद में 2 वर्ष और पढ़ाई कर लेने के बाद में उसे वाचस्पति की उपाधि मिल जाती है। इसमें पहले वर्ष में संस्कृत अनिवार्य होती है। इस विद्यालय की सिद्धांत और विशेषताएं निम्न हैं। तो पहली सिद्धांत और विशेषता की अपन बात करते हैं। देखिए, शिक्षा आवासीय संस्थानों में दी जानी चाहिए। गुरुकुल शब्द का अर्थ है अध्यापक का घर। गुरुकुल पद्धति में बालक अपने छोटे परिवार से अध्यापक के बड़े परिवार में चला जाता है, जहां पर घर का वातावरण बनाए रखा जाता है और विद्यार्थियों को घर और विद्यालय दोनों में हो सकने वाली सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और अध्यापक के घर में प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क आवास व भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी विशेषता, किसी बालक के विकास में जन्म तथा हैसियत के आधार पर विभेद नहीं किया जाए, उसमें अंतर ना करा जाए, सभी के साथ में समानता का व्यवहार रहे, सभी बालक एक तरह रहे, एक सी पोशाक पहने और हर समय एक साथ व्यतीत करें। चौथी विशेषता, सहनशीलता और निर्भीकता के गुण विकसित करने के लिए सतत प्रयत्न किया जाना चाहिए। पांचवी विशेषता, चरित्र निर्माण और ब्रह्मचर्य पालन पर अत्यंत जोर दिया जाता था। तो ये कुछ विशेषताएं यहाँ पर हो गई है गुरुकुल कांगड़ी के बारे में, जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपको यहाँ पर देखना है, दारुल उलूम। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है। दारुल उलूम क्या है? तो दारुल उलूम संस्था 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई। यह एक विख्यात मदरसा है, पारंपरिक ढंग से इसको चलाया जाता है। दारुल उलूम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या है? शिक्षा का स्थान। शिक्षा का स्थान से आपको क्या तात्पर्य समझना है? दारुल उलूम शाब्दिक रूप से इसे आप विद्यालय का समानार्थी भी मान सकते हैं। दारुल उलूम भारत के अलावा इस्लामी जगत के सभी हिस्सों में विद्यार्थी पढ़ने आते थे इसमें, और यह पूर्णतः आवासीय मदरसा है जिसमें अरबी, फारसी, तजवीज, कुरान का पाठ, तिब्ब, यूनानी, चिकित्सा शास्त्र और तबलीग प्रचार कार्य की शिक्षा दी जाती है। साथ ही इसमें कला और शिल्प विभाग भी हैं और शारीरिक व्यायाम पर भी इसमें जोर दिया जाता है। इसमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी, मगर इस संस्थागत ढांचा आधुनिक कॉलेजों से प्रेरित रहा। मोहम्मद कासिम नानावटी, रशीद अहमद गंगोही आदि विद्वानों ने दारुल उलूम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही मायने में यह आंदोलन सांस्कृतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य इस्लाम का शुद्धिकरण था। नए संदर्भ में बिना राज्याश्रय या किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से आधुनिक संस्था की स्थापना करना
ताकि धार्मिक मामलों में किसी गैर का हस्तक्षेप ना हो, देवबंद मदरसे ने उन मुसलमानों को भारी संख्या में आमंत्रित किया जो पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा के लिए फीस अदा नहीं कर सकते थे। परंपरागत मदरसों में पाठ्यचर्या मौलवी खुद तय करते थे और अपने मन मुताबिक पढ़ाते थे, लेकिन देवबंद में पाठ्यचर्या विद्वानों की एक परिषद द्वारा निर्धारित की गई और विधिवत वार्षिक परीक्षा ली जाती थी। शैक्षणिक काम के अलावा धर्म से जुड़े सवालों पर धार्मिक विद्वान निर्णय देते थे, जिसकी बहुत इज्जत थी। क्योंकि यह संस्था किसी एक या दो लोगों के दान पर निर्भर नहीं थी और लाखों लोगों से प्राप्त चंदों से चलती थी, तो वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रख पाई। इस कारण देवबंद ने अंग्रेजों का विरोध तो किया ही, मगर समय आने पर सांप्रदायिकता व देश के बंटवारे का भी विरोध किया। इसके संस्थापक मानते थे कि यह केवल इस्लामी मदरसा नहीं है, एक विचारधारा जो अंधविश्वास, कुरीतियों और आडंबरों के विरुद्ध इस्लाम को अपने मूल और शुद्ध रूप से प्रसारित करती है। इसी भावना से प्रेरित होकर के संस्था से निकलने वाले विद्यार्थी आमतौर पर अपने नाम के आगे देवबंदी जोड़ लेते हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई हैं। इसके बाद में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अनेक इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद से संबद्ध है। हाल ही में अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और अमेरिका के कुछ मदरसे भी इससे संबद्ध हुए हैं। इसके अलावा इस मदरसे के पूर्व विद्यार्थियों ने भी कुछ शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए हैं। दारुल उलूम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भी देश प्रेम का पाठ पढ़ाता रहा है। जैसे 1947 में भारत को आज़ादी तो मिली, परंतु साथ साथ भारत और पाकिस्तान में बंटवारा और आबादियों का स्थानांतरण जैसे कटु अनुभव का इस समय भी आया। परंतु दारुल उलूम की विचारधारा टस से मस नहीं हुई, उसने पाकिस्तान बनने का विरोध किया। वर्तमान में यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, भोजन, आवास और पुस्तकें दी जाती है। यहाँ इस्लामी दर्शन, अरबी, उर्दू की शिक्षा के साथ साथ किताब, हाथ से लिखने की कला, किताबों पर जल्दबाजी, दर्जी का काम, कंप्यूटर, उर्दू पत्रकारिता का कोर्स भी करवाया जाता है। तो ये सारी कुछ बातें आपको दारुल उलूम के अंतर्गत ध्यान रखनी है। शांति निकेतन और श्री निकेतन, इनके बारे में भी आपको बातें ध्यान रखनी है। शांति निकेतन की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें देखिए 1901 में शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ने एक आवासीय विद्यालय स्थापित किया था। इसे ब्रह्मचारी आश्रम कहा गया था। यह प्राचीन भारतीय आश्रमों से प्रेरणा लेकर के बनाया गया था। जीवन में सादगी और अध्यापकों व छात्रों के बीच में निजी संबंधों की निकटता यहाँ की विशेषता थी। छात्रों पर अनुशासन या दंड का भय नहीं था, वे स्वतंत्रता के साथ अपना व्यक्तिगत विकास कर सकते थे। यहाँ विद्यालय चलाते हुए उनको यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षा के नाम पर जो कष्ट उन्हें बचपन में झेलना पड़ा, उनसे बच्चों को बचाने की कोशिश करनी है। यहाँ उन्हें जीवन की कलाओं, कविता, गीत, नाटक, नृत्य, चित्रकारी उनको विकसित किया और यहाँ संस्कृत काव्य, आधुनिक भारतीय भाषाएं, कला, संगीत आदि के साथ में अंग्रेजी व आधुनिक विज्ञान, गणित, इतिहास भी पढ़ाए जाते थे। टैगोर किताबी ज्ञान और रटंत पद्धति के खिलाफ थे और वे चाहते थे कि छात्र प्रकृति और संपूर्ण समाज के साथ में जुड़ करके शिक्षा को देखें और शिक्षा देने के पक्ष में रहें। इसके कई मतलब थे। कक्षाओं का खुले में लगना, परिभ्रमण और स्वाध्याय का भरपूर उपयोग, बसंतोत्सव, शरद पूर्णिमा जैसी प्रकृति संबंधित उत्सवों को मनाना, आदिवासियों व गांव के लोगों को समय समय पर आमंत्रित करना, गांवों में जाकर के लोगों से मिलकर के काम करना आदि। इनके शिक्षा का मतलब परीक्षा में पास करना नहीं, बल्कि ऐसी गतिविधियों में भाग लेना ही था। वे ज्ञान को दोहराने पर नहीं, बल्कि सृजनात्मक सोच और कार्य करने पर जोर देते थे। तो ये कुछ बातें शांति निकेतन के बारे में आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में श्री निकेतन के बारे में अपन बात करते हैं। इसमें देखिए 29 साल की उम्र 1890 में रविंद्रनाथ पैतृक संपत्ति की देखभाल करने के लिए सियालदाह, कोलकाता के पास एक स्थान आए। यहाँ जीवन में पहली बार उन्होंने गांव के लोगों और उनकी तकलीफों को देखा। उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि ग्रामवासी आत्मनिर्भर हो सकें। इस आत्मनिर्भरता के प्रयोग के लिए उन्हें गांव के नज़दीक किसी ज़मीन की ज़रूरत थी, जहां रहकर के अध्ययन किया जा सके और विज्ञान को जीवन से जोड़ा जा सके। इसके लिए उन्होंने शांति निकेतन से 1 मील दूर 20 बीघा ज़मीन खरीदी, जहां उन्होंने श्री निकेतन की स्थापना करी। 1921 में अपने अमेरिका प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात एक नौजवान LK एम्सहर्ट से हुई, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहास में MA कर चुका था और कॉर्नेल विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान की पढ़ाई कर रहा था। रविंद्रनाथ ने पढ़ाई पूरी करने के बाद में भारत आने के लिए इसे राजी किया। उसी वर्ष नवंबर में वह शांति निकेतन पहुंचा और कुछ समय बाद वहां कुछ विद्यार्थियों के साथ में वह श्री निकेतन आ गया। यहाँ उन लोगों ने मिलकर के आश्रम जैसा जीवन जीना, रहने खाने की सारी व्यवस्था खुद करना शुरू किया। इस दौरान वे आसपास के गांवों में आते जाते रहे। वहां उनका सामना जाति भेद, गरीबी, मलेरिया जैसी उस समय की घातक बीमारियों से हुआ।
सदियों में वहाँ के काश्तकार, भूमिहीन मजदूर, कारीगर आदि सभी जनता मदद के लिए स्थानीय मालिकों, राजा, जमींदार या सरकारी अधिकारियों के पास दौड़ने के आदी थे। ऐसे में उन्हें स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर बनाना एक चुनौती था। इन बाहरी लोगों से वे डरते थे और उन्हें शंका की नज़र से देखते थे। रविंद्रनाथ ने इस बात पर जोर दिया था कि बढ़ना, कल्पना करना और खोज करना बच्चों की अपनी ज़रूरत होती है। यदि शिक्षा को इस ज़रूरत के इर्द गिर्द खड़ा किया जाएगा तो लड़के और लड़कियां बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने आम जीवन को समझने के लिए गहन खोजबीन, जांच पड़ताल और सर्वेक्षण करने पर भी जोर दिया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गए हैं और गांधी जी के अनुसार भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा का मतलब है कि नींव मजबूत करना। एक बेसिक शिक्षा से रिगार्डिंग आपको बातें ध्यान रखनी है और उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया है, वो बातें ध्यान रखनी है। और कुछ उद्देश्यों को लेकर के भी बात आती है कि शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं, इसको लेकर के अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा के तत्कालीन उद्देश्य और शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य, दो भागों में विभाजित इनके उद्देश्यों को किया गया है। पहला उद्देश्य है शिक्षा के तत्कालिक उद्देश्य। इसमें भी कुछ बिंदु हैं, जैसे पहला है जीविकापार्जन का उद्देश्य, मतलब एक जिंदगी जीने के लिए कोई भी एक व्यवसाय की शिक्षा दे करके उसका स्वावलंबी उसको बनाया जाए और खुद का जीवन मजदूर बनना नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि प्रत्येक बालक कमाते हुए कुछ सीखे और सीखते हुए कुछ कमाए। तो उस तरह से जीविकापार्जन का एक उनको एक कोई स्किल सिखा देना, एक कोई उनको काम सिखा देना जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। दूसरा सांस्कृतिक उद्देश्य, जिसमें संस्कृति का विकास करना चाहिए और जीविकापार्जन के उद्देश्य के साथ साथ सांस्कृतिक उद्देश्य। और मैं शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को उसके साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ। तो ये गांधी जी का कथन आप इधर देख लीजिएगा। और इसके बाद में पूर्ण विकास का उद्देश्य, इसमें अतः पूर्ण विकास के उद्देश्य पर बल देते हुए 11 दिसंबर 1937 को अपनी हरिजन नामक पत्रिका में लिखा कि सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन मिले। तो ये पूर्ण विकास के बारे में ध्यान रखना है, समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास। चौथा है नैतिक और चारित्रिक विकास। इसमें देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों में चरित्र निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। इस संबंध में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैंने सदैव हृदय की संस्कृति और चरित्र निर्माण को प्रथम स्थान दिया है तथा चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार भी माना है। पांचवा है मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी का आदर्श था कि सा विद्या या विमुक्ते। इस आदर्श के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को मुक्ति दिलाना है। मुक्ति शब्द के विषय में गांधी जी ने दो अर्थ लिए। पहले अर्थ में मुक्ति का तात्पर्य वर्तमान की सभी प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक और मानसिक दासता से मुक्ति, कोई भी किसी के अंडर दबाव में काम ना करे, तो दासता से मुक्ति। और गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा मानव को उक्त सभी प्रकार की दासता से मुक्ति दिलाए। दूसरे अर्थ के अनुसार मुक्ति का तात्पर्य है आत्मा के सांसारिक बंधों से मुक्ति, अर्थात मानव में उच्चतर आत्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा उत्पन्न करना। संक्षेप में गांधी जी शिक्षा के द्वारा आत्म विकास के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में शिक्षा का सर्वोच्चम जो उद्देश्य था दूसरा, वो उसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। इनमें देखिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य सत्य तथा ईश्वर की प्राप्ति। शिक्षा के सारे उद्देश्य इस उद्देश्य के अधीन है। यह उद्देश्य वही आत्मानुभूति का उद्देश्य है जो भारतीय दर्शन में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इस उद्देश्य के अनुसार गांधी जी बालक को सत्य तथा ईश्वर के साथ में साक्षात्कार करना चाहते थे। आत्मा का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना है तथा व्यक्ति को ईश्वर के आत्मानुभूति के लिए प्रयास करने के योग्य बनाना है। तो ऐसा ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। बुनियादी ढांचा तैयार करें, एक नींव निर्माण का कार्य करें। तो ऐसे कुछ बातें यहाँ पर बुनियादी शिक्षा में ध्यान रखनी है। और इसके कुछ बिंदु अगर आपको पूछे, टिप्पणी पूछा जाता है बुनियादी शिक्षा को लेकर के, तो आपको ये बिंदु ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर पहला बिंदु देखिए, जिसमें 7 से 14 साल तक के हर बालक और बालिका को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात हुई। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी न पढ़ाई जाए, मातृभाषा पढ़ाई जाए ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके सारी बातों को। शिक्षा का केंद्र एक ऐसा उत्पादक कार्य हो जो बच्चों की क्षमता और स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रख करके चुना गया हो, उसका उत्पादक कार्य और केंद्र। तो उसके बाद में उस उत्पादक कार्य को इस तरह से सिखाया और पढ़ाया जाए कि बच्चे अच्छे कारीगर बन जाएं। कोई भी स्किल जो उनको सिखाई जा रही है वो उनको अच्छा कारीगर बनाए और वे ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर सके जिनका उपयोग लिया जा सके। विद्यालय के खर्च को पूरा करने के लिए उस उत्पादित सामग्री को बेचा भी जा सके। उत्पादन कार्य की शिक्षा यंत्रवत नहीं बल्कि इस तरह से दी जाए कि बच्चे इसके तमाम वैज्ञानिक, सामाजिक पहलुओं का भी अध्ययन कर सके। इसके बाद में छठा बिंदु यहाँ पर देखेंगे हम,
इसमें देखिए, इस उत्पादन केंद्रीय शिक्षा में पढ़ाए जाने वाले तमाम विषय खास तौर पर इस उत्पादक कार्य तथा बच्चों के सामाजिक भौतिक परिवेश से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हों, जिन विषयों को उपयुक्त आधार पर पाठ्यक्रम से हटाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ ये बिंदु आपको इस छठे यूनिट के लिए ध्यान रखने हैं। ये कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण बिंदु हो गए हैं। बाकी आपके पास में समय रहता है तो और भी इसमें टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, बट एटलीस्ट कम से कम आपको इन टॉपिक्स को जरूर से क्लियर कर लेना है। दोस्तों, इस तरह से हमने पूरा जो पेपर है आपने देखा बहुत कम समय में रिवाइज कर लिया है। हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिटेल में मैंने समझाने की भी कोशिश करी है जितना हो सका उतना, क्योंकि अब देखिए ज़्यादा अगर एफर्ट्स लगाएंगे, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के पीछे भागेंगे तो फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और समय कम है। ऐसे में तो मैंने कोशिश करी है कुछ चुनिंदा जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनसे पिछले 5-7 सालों में ज़्यादा प्रश्न रिपीट हुए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को मेंशन करते हुए आपके लिए नोट्स PDF रेडी करी गई है और ये वीडियो उसी हिसाब से रेडी किया गया है। कहीं पर कोई अगर मिसप्रिंट कुछ मिस्टेक रह जाती है तो आप कमेंट करके बता देना, थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करना, क्योंकि समय कम है तो सारा काम जल्दी जल्दी हो रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कहीं पर कुछ भूल बस कुछ छोटी मोटी गलती आपको देखने को मिले तो उसे आपको इग्नोर करना है। बाकी आपकी एग्जाम तैयारी अच्छे से हो जाने वाली है। इस क्लास को देखने के बाद में हो गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अधिकतर टॉपिक्स एक बार में ही कवर कर लिए होंगे। अगर कुछ टॉपिक्स में गड़बड़ रहती है तो आप एक बार इसको और रिवाइज कर लेना स्पीड बढ़ा करके। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप यूट्यूब वीडियो की स्पीड बढ़ाएंगे, ऊपर से सेटिंग में जाकर के वहां से बढ़ाएंगे तो 1.5x पे या फिर 2x पे भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 2x स्पीड करके देख लेना। लगातार एक घंटे से भी कम समय में आपका पूरा पेपर रिवाइज हो जाने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इसी में से कवर हो जाने वाले हैं और समय रहता है तो 2-3 बार आप इसको देख लीजिएगा। बाकी आपकी तैयारी के लिए जो मॉडल पेपर वाला वीडियो है वो भी अपलोड हो जाएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर उसको आपको ऐसा नहीं लेना है कि आप सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के पीछे भागेंगे। सबसे पहले आपको ये मैराथन जो वीडियो है इसके ऊपर भरोसा करना है, इसके सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना है। फिर आपको उसको रिवीजन के तौर पर लेना है कि किस जो टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, प्रश्नों का कठिनाई लेवल कितना रहेगा, उन सबको ध्यान में रखते हुए मॉडल पेपर्स डिजाइन करे गए हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि हूबहू उनमें से छप जाएंगे। अगर प्रश्न मिलते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा गुड लक वाला मामला रहेगा, पर वहां पर आपको 100% श्योरिटी उन्हीं के पीछे नहीं भागना है। आपको ओवरऑल तैयारी के पीछे भागना है, अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी के पीछे। क्योंकि आप ये देखिएगा, अगर पेपर आपको पास करने के पीछे नहीं भागना है, अपने रट करके तैयारी करने के पीछे नहीं भागना है, एक ओवरऑल समझने के पीछे भागने की कोशिश करनी है। क्योंकि आगे भी आप जब रीड की तैयारी करेंगे तो काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपको सेम टू सेम इधर से देखने को मिलेंगे। तो थोड़ी सी एक अच्छी तैयारी के पीछे भागिए। अच्छी तैयारी का मतलब है कि इस मैराथन क्लास के सारे टॉपिक्स को आपने अच्छे प्रकार से समझ ही लिया है, टाइम बच रहा है तो एक बार और देख लेना और फिर उसके बाद में मॉडल पेपर वाला वीडियो देख करके आप अपना रिवीजन करिएगा, प्रश्नों का कठिनाई लेवल जानिएगा और किस तरह का पेपर आपको देखने को मिलने वाला है, तो वो सारी चीजें आप देख पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें आपके आगे आने वाले पेपर्स की अच्छी तैयारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।